अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमने पढ़ना था यूरिन फॉर्मेशन का कि यूरिन कैसे बनता है। सबसे पहले आपकी बॉडी में बनता है यूरिया। यूरिया कैसे बनता है? यूरिया आपके लिवर सेल्स के अंदर बनता है, क्योंकि आपका जो लिवर होता है ना, उसका काम होता है वो ग्लूकोज को स्टोर करता है। आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज होता है ना, जो फूड में से आता है, उसको स्टोर करता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ठीक है, बहुत से बच्चों को पता होगा कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर किया जाता है लिवर सेल्स के अंदर। और जो दूसरे सब्सटेंसेज होते हैं ना, वो हमारे लिवर स्टोर नहीं कर सकते। जैसे प्रोटीन को हमारा लिवर स्टोर नहीं कर सकता। अगर हमारी बॉडी के अंदर एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन आ जाए तो उसको हमारा जो लिवर है वो स्टोर नहीं कर सकता। लेकिन वो क्या करता है, उस प्रोटीन के अंदर ना, वो प्रोटीन ना छोटे छोटे से ब्लॉक से बने होते हैं। ऐसे छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं बहुत सारे, जो आपस में मिलके बनाते हैं प्रोटीन। अगर मैं इसकी एक ब्लॉक की बात करूँ ना, इस एक ब्लॉक को आपको दिखाऊँ, ये जो एक ब्लॉक है ना, इसको हम कहते हैं अमाइनो एसिड। क्या कहते हैं? अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड जो होता है ना, वो ऐसे बना हुआ होता है कि आप समझें, मैंने इसकी पिक्चर निकाली थी लेकिन वो ना उस पर दिखाने में थोड़ा सा मुझे इशू हो रहा था। कार्बन है, कार्बन की एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ R ग्रुप है, एक तरफ ग्रुप है COOH और यहाँ पर ग्रुप है NH2। अब क्या है, अब बात को अब समझना है। इसमें ये जो NH2 है ना बच्चे, इसको हम कहते हैं अमाइनो ग्रुप। क्लास ही अपने पास बना लेना, इसको हम कहते हैं अमाइनो ग्रुप। इसकी मैं अभी पिक्चर दिखा भी दूंगी गूगल से आपको। अच्छा, इसको हम कहते हैं अमाइनो ग्रुप। और ये जो बकाया इसका बच जाता है ना पार्ट, ये दूसरे काम में यूज़ करते हैं। इसको हम रिएक्ट करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ, और इसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट की जो क्या कहते हैं एनर्जी बनाने के लिए कार्बोहाइड्रेट के साथ इस्तेमाल कर लेते हैं। जो इसका रेसिडुअल होता है ना उसको। अब देखो, और ये जो NH2 है ना, अमाइनो ग्रुप, इससे हम बनाते हैं अमोनिया। हम वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है ना, जो वेस्ट प्रोडक्ट यानी कि अमाइनो एसिड को जब हमारी बॉडी में ज़्यादा क्या कहते हैं अमाइनो एसिड आ जाए ना, ज़्यादा प्रोटीन आ जाए, तो हम अमाइनो एसिड से बनाते हैं एनर्जी। लेकिन हम जो एनर्जी बनाते हैं ना, उसके लिए हमें इसका सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए होता है, RCH और COOH, ये वाला पार्ट चाहिए होता है। जो इसके साथ NH2 रखा होता है ना, अमोनिया ये जो है ना, अमाइनो ग्रुप जो है, अमाइनो ग्रुप नहीं चाहिए होता है। तो ये अमाइनो ग्रुप तो वेस्ट है, हमें ये तो चाहिए नहीं। हमारे पास जो हमें एनर्जी बनानी है वो तो इस वाले पार्ट से बनेगी। इस पार्ट को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे ना, तब हमारे पास बनेगी। समझ आ रही है आपको बात? अच्छा जी, क्या होता है अब देखो, ये जो अमाइनो है ना, ये है क्या वेस्ट। अब होगा क्या, जो एक्सेसिव अमाइनो एसिड होता है ना, पहले मैं आपको दिखा दूँ। देखो ये है, ये पिक्चर है, ये नज़र आ रही है पिक्चर, इसमें R नज़र आ रहा है, COOH कार्बोक्सिल ग्रुप और अमाइनो ग्रुप। ये आपको दिखाने के लिए किया था कि ताकि थोड़ा सा कलर्ड भी बच्चे देखते तो ज़्यादा अच्छा समझ आता है। देखो, एक्सेसिव अमाइनो एसिड को हम तोड़ लेते हैं। तोड़ते क्यों है? इसलिए तोड़ते हैं कि ताकि हम उनसे एनर्जी ले सकें। और उसका जो अमाइनो ग्रुप होता है ना, उसको हम रिमूव कर देते हैं अमाइनो एसिड से। जब हम उसका अमाइनो ग्रुप को रिमूव करते हैं ना, तो उसको हम कहते हैं डी अमाइनेशन। क्या कहते हैं? डी अमाइनेशन। और हम उस NH2 को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? NH2 को कन्वर्ट कर देते हैं NH3 में, यानी कि हम इस अमाइनो ग्रुप को कन्वर्ट कर देते हैं अमोनिया में। और अमोनिया हमें इतना टॉक्सिक होता है, इतना पॉइजनस होता है कि वो आपके सेल को किल कर सकता है। अगर ये आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा कंसनट्रेशन में स्टोर हो जाए ना, तो आपके सेल्स को ख़त्म कर देगा, ये किल कर देगा। तो लिवर क्या करता है? लिवर क्विकली जो अमोनिया होता है ना, उसको लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है। वो लेस टॉक्सिक सब्सटेंस क्या होता है? यूरिया होता है। मैंने आपको बताया था कि अमोनिया इतना टॉक्सिक है कि अगर आप अपनी बॉडी में सिर्फ अमोनिया का एक मॉलिक्यूल बर्दाश्त कर सकते हैं ना, तो आप यूरिया के 1,00,000 मॉलिक्यूल्स अपनी बॉडी में बर्दाश्त कर सकते हैं। समझ आ रही है बात? अब आप देखो, अगर अब देखो, जिस चीज़ का आप ज़्यादा अमाउंट अपनी बॉडी में स्टोर कर सकते हैं, इसका मतलब वो लेस टॉक्सिक है। जिसका आप सिर्फ एक मॉलिक्यूल स्टोर कर सकते हो, तो आप सोचो कितना टॉक्सिक है। ठीक है, इतना टॉक्सिक है कि आपके अंदर जो सेल है ना, उसको ख़त्म कर दे। तो लिवर क्या करता है? वो उस अमोनिया को डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर देता है? यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। और फिर यूरिया को लेकर आया जाता है ब्लड के ज़रिए किडनी के पास, और किडनी के ज़रिए हम उसको एक्सक्रीट आउट करवाते हैं यूरिन की फॉर्म में। क्योंकि जो यूरिया होता है ना, इसके अंदर से ना हमें वाटर को भी निकालना होता है। इसके अंदर कभी कभी हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें भी चली आती है। देखो, ब्लड है ना, ब्लड लेकर जा रहे हैं यूरिया को। अब आप सोचो, ब्लड के अंदर तो रेड ब्लड सेल भी हैं, वाइट ब्लड सेल भी हैं, प्रोटीन भी है। अब अगर देखो वो लेकर आ रहा है, तो ऐसा तो हो सकता है ना कि प्रोटीन वगैरह जो है वो भी गलती से यूरिन के ज़रिए निकल जाएँ। अब अगर ऐसा होगा
तो ये तो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह चीज़ हो जाएगी। अगर हमारी बॉडी से वाटर ज़्यादा से ज़्यादा निकलेगा तो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह बात हो जाएगी ये। तो सिर्फ यूरिया को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन करवाते हैं कि ताकि सिर्फ यूरिया जा सके। तो होता ये है कि यूरिया जब हम एक्सक्रीट करते हैं ना तो उसके अंदर थोड़ा सा अमाउंट पसीने का भी एक्सक्रीट होता है, ठीक है। स्किन के ज़रिए भी मैंने आपको बताया था यूरिया को एक्सक्रीट किया जाता है। यूरिया बनता है कैसे, अब ये देखते हैं। जो एक्सेस मिनरल सॉल्ट होते हैं, नाइट्रोजीनस वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जैसे कि मैंने आपको बताया था यूरिया है, क्रिएटिनिन है, यूरिक एसिड है, जो बहुत पॉइजनस होते हैं, अगर एक जगह जमा हो जाए तो उनको हम बॉडी से पानी के साथ रिमूव करते हैं और हम इस मिक्सचर को कहते हैं यूरिन। यानी कि यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, अमोनिया, इन सब के मिक्सचर को जब एक वाटर के साथ करते हैं ना तो हम इसको कहते हैं ये यूरिन कहते हैं। होता क्या है बच्चों, देखो अमोनिया जब आता है ना तो हम अमोनिया को क्या कहते हैं, अमोनिया के साथ ना रिएक्ट करवाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का और वाटर को इसमें से निकाल लेते हैं, और जो ग्रुप जो बचता है ना उसको हम कहते हैं स्ट्रेटोलिन। फिर स्ट्रेटोलिन के पास एक और अमोनिया आके लगता है, फिर एक वाटर का मॉलिक्यूल लग जाता है, फिर वो आर्जिनिन में कन्वर्ट होता है, आर्जिनिन में से एक और हम वाटर का मॉलिक्यूल देता है, वो यूरिया में जाता है। ये एक होती है ऑरेंटाइन साइकिल। ये आप लोगों के लिए नहीं है, मैंने सिर्फ एक बात बताई, ये सेकेंड ईयर के बच्चों में होती है, ये मैंने बस बता दिया। वैसे आपको याद नहीं करना है, इसको याद बिल्कुल भी नहीं करना है, सिर्फ बताया है, सही है। एक थोड़ी सी नॉलेज की बात थी। अच्छा, यूरिन फॉर्मेशन जो होते हैं ना किडनी में, वो दो मेन प्रोसेसेस के ज़रिए होता है, ठीक है। एक तो होता है फिल्ट्रेशन, एक होता है रीएब्जॉर्प्शन। यानी कि देखो फिल्ट्रेशन जो है ना वो ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो ब्लड के अंदर जो काम का मटेरियल होता है ना उसको स्टोर कर लिया जाए, उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाए, उसको अलग कर लिया जाए। यानी कि एफरेंट आर्ट्रियोल के ज़रिए ब्लड आ रहा है, तो ऐसा थोड़ी होगा कि आप ब्लड को यूरिन के ज़रिए भाई बाहर फेंक दो कि भाई इसके अंदर यूरिया है। ऐसे करोगे तो ब्लड ही बॉडी से निकल जाएगा सारा। तो क्या करते हैं हम, बोमेंस कैप्सूल जो होता है ना उसके अंदर लगे हुए होती है छोटी छोटी सी सीव्स, तो वो उनको क्या करता है, रोक लेता है रेड ब्लड सेल्स वगैरह को जाने से, तो उसके ज़रिए से वेस्ट प्रोडक्ट ही जाता है। इस चीज़ को हम बहुत डिटेल में आज समझेंगे सेकेंड ईयर के साथ, ठीक है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का क्या होता है, देखो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है मालफिजियन बॉडी में, जब ब्लड जो होता है ना वो एफरेंट आर्ट्रियोल से आता है और ग्लोमेरुलस में जाता है। ब्लड है, ठीक है, वो आया एफरेंट आर्ट्रियोल में गया, एफरेंट आर्ट्रियोल से गया ग्लोमेरुलस में, ग्लोमेरुलस था बोमेंस कैप्सूल में। अब क्या होता है, जो इफरेंट आर्ट्रियोल होता है ना इसका डायमीटर होता है बहुत कम। आ जाओ यहाँ पर ज़रा किस डायग्राम से समझाऊँ। इसको देखो, यहाँ पर देखो, बड़ा करके दिखाती हूँ। ये आ रही है एफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है। एफरेंट आर्ट्रियोल से ब्लड आया, ब्लड आने के बाद ये गया इन कैपिलरीज में, ठीक है। अब होगा क्या कि यहाँ पर ब्लड आ रहा है बहुत ज़्यादा। एफरेंट आर्ट्रियोल की जो नाली होती है ना, एफरेंट आर्ट्रियोल जो वेन है कैपिलरी है, इसका डायमीटर ज़्यादा होता है। एफरेंट आर्ट्रियोल इतनी बड़ी होती है, फिर वो आगे जाती है कि इसमें जो बहुत सारी ट्यूब्स में कन्वर्ट होती है कि कैपिलरीज में, फिर बाहर निकलती है कि ऐसे, और पतली सी आर्टरी में, उसको हम कहते हैं इफरेंट, ठीक है। तो इफरेंट होता है पतला सा, ठीक है। इसका डायमीटर होता है कम, इसके अंदर नहीं दिखाया हुआ लेकिन मैं आपको दिखा दूँ, इसका बस इतना होगा डायमीटर, ठीक है, इतना कम होता है। अब आप सोचो कि फॉर एग्जांपल एक जगह है, वहाँ से पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, यहाँ से बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा है, लेकिन यहाँ से तो ब्लड जाहिर है इसका डायमीटर कम है ना इफरेंट का, तो इफरेंट में से तो ब्लड आराम से जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा कि यहाँ पर ये स्वेल हो जाएगी, यहाँ पे थोड़ा सा क्या क्रिएट होगा, प्रेशर, तो यहाँ पर होंगे छोटी छोटी सी नालियाँ, यहाँ पे छोटे छोटे से होल्स होंगे, ठीक है। ये देखो ऐसे ना होल्स होंगे, यूँ ये होल्स जो होंगे ना इसके अंदर ना ऐसे सीव लाइक स्ट्रक्चर्स बना रहे होंगे, ऐसे स्ट्रक्चर्स बना रहे होंगे बहुत छोटे छोटे से। तो क्या होगा कि इसके अंदर जो छोटे छोटे से वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे ना वो इसके अंदर से चले के आ जाएंगे बोमेंस कैप्सूल में, ये ऐसे करके आ जाएंगे बोमेंस कैप्सूल में, समझ आ रहा है। ये प्रेशर जनरेट करेंगे इसके अंदर। अच्छा, अब होता क्या है, ये जो बोमेंस कैप्सूल की वॉल है, सही है, ये वाली समझो बोमेंस कैप्सूल। चलो इसको पर्पल कलर से ही बनाती हूँ मैं। अब कहाँ गया, ये वाला है ऐसा पर्पल है। ये रही आपकी बोमेंस कैप्सूल की वॉल,
ठीक है। और ये आपकी ग्लोमेरुलस की वॉल, ये क्या है, ये है ग्लोमेरुलस की वॉल। अब बेटा इन दोनों के दरमियान में ना कुछ मौजूद हैं सीव्स। क्या मौजूद है, सीव्स, ठीक है। ये सीव्स हैं जिसके अंदर से वो छोटे छोटे से जो पार्टिकल्स हैं ना वो जाएंगे। अब होता क्या है, इन दोनों के ऊपर जो चार्ज होता है ना वो होता है नेगेटिव। अब आप सोचो अगर ब्लड के अंदर कोई ऐसा पार्टिकल आ रहा है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो वो तो इसके पास आएगा, इससे टकरा के रिपेल करके वापस चला जाएगा ब्लड के साथ। तो जो जिन पार्टिकल्स के ऊपर क्या कहते हैं नेगेटिव चार्ज होगा वो इसमें से पास नहीं हो सकते। दूसरा, इन सीव्स का साइज़ होता है बहुत छोटा, स्मॉल, इनमें से सिर्फ स्मॉल मॉलिक्यूल्स या स्मॉल पार्टिकल्स ही जा सकते हैं। तो जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे, जैसे रेड ब्लड सेल बहुत बड़ा होता है ना, तो रेड ब्लड सेल इसमें से नहीं जा सकता, तो रेड ब्लड सेल वापस चला जाएगा। प्लाज्मा प्रोटीन होती है कुछ, अब आप लोगों ने पता नहीं, मैं बता देती हूँ। देखो कुछ ब्लड के अंदर प्रोटीन्स पाई जाती हैं जिनको हम कहते हैं प्लाज्मा प्रोटीन, जैसे कि प्रोथ्रोम्बिन होती है, फिब्रिन होती है, ग्लोब्यूलिन होती है, सही है ना। ये सारी प्रोटीन्स होती हैं जो आपके उसके अंदर पाई जाती हैं, ब्लड के अंदर पाई जाती हैं, प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं हम इन्हें। इनका काम होता है क्लॉट करवाना, कभी चोट लग जाए ना तो ये प्रोटीन्स क्लॉट करवाने में काम करती हैं। तो भाई ये जो आरबीसीज हैं ये आए और आने के बाद इनका साइज़ बड़ा था तो ये वापस आ गए। इसी तरह से कोई नेगेटिव पार्टिकल आ रहा था, उसने देखा कि भाई सामने भी नेगेटिव है तो नेगेटिव को रिपेल करता है, तो वो पार्टिकल भी नहीं गया उस बोमेंस कैप्सूल के अंदर। तो जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा ना वो पार्टिकल्स इन सीव्स में से पास कर लेंगे, वो पार्टिकल्स इन सीव्स में से पास कर लेंगे जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, सही है ना, वो इसमें से आ जाएंगे। और जो बहुत छोटे छोटे होंगे ना साइज़ में, जिनका स्मॉल साइज़ होगा, बहुत छोटे छोटे होंगे, वो पार्टिकल्स इसमें से किस में आ जाएंगे ये जो बोमेंस कैप्सूल हैं ये उसके अंदर आ जाएंगे। ये जो हमारी जो आर्टरी थी, इसको थोड़ा सा सही करती हूँ, ये जो बोमेंस कैप्सूल है उसके अंदर ये देखो, बोमेंस कैप्सूल के अंदर कौन से पार्टिकल्स आएंगे, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और जिनका साइज़ छोटा होगा। और जो कैपिलरीज है ना वो कैसा आ रही हैं, एफरेंट से आ रही हैं, आने के बाद ऐसे यूँ कर्ल सा गुच्छा सा बना रही हैं, ठीक है। और उसके बाद ये एक और उससे भी पतली सी ट्यूब में जाती हैं जिसको हम कहते हैं ईफरेंट। ईफरेंट का डायमीटर कम होता है। समझ आई ये बात, अजीब सी गंदगी सी डायग्राम बना के मैंने समझा दी है, उम्मीद है समझ आई होगी। तो देखो अल्ट्राफिल्ट्रेशन में क्या होता है, मालफिजन बॉडी जो है तो उसके अंदर क्या होता है, ब्लड जो है वो इंटर होता है एफरेंट आर्टियोल से, पहले ग्लोमेरुलस में जाता है। ग्लोमेरुलस कहाँ पे मौजूद होगी, बोमेंस कैप्सूल के अंदर। फिर वहाँ से क्या होगा कि वो फोर्स करते हैं ब्लड प्लाज्मा को कि वो ग्लोमेरुलस के अंदर जाए, ठीक है। तो क्या होता है कि ब्लड प्लाज्मा जो होता है ना, इनका साइज़ बड़ा होता है, नहीं जा पाते, लेकिन कुछ ब्लड प्लाज्मा जिनका साइज़ छोटा छोटा होता है ना वो बोमेंस कैप्सूल के अंदर चली आती हैं। अब आप सोचो आपके प्रोटीन्स जो काम के हैं वो इसके अंदर चली गई बोमेंस कैप्सूल के अंदर, तो भाई बोमेंस कैप्सूल का काम तो यही है कि भाई वो तो एक्सक्रीट आउट करवा देगा यूरिन के ज़रिए। अब क्या किया जाए, सही है। तो फिर ये होता है अल्ट्राफिल्ट्रेशन में मतलब क्या होता है कि विदाउट सिलेक्शन ना पार्टिकल्स जा रहे हैं। अल्ट्राफिल्ट्रेशन में क्या होता है, ये नॉन सिलेक्टिव फिल्ट्रेशन होती है। देखो मैंने बताया इसके अंदर से जो सिर्फ नेगेटिव पार्टिकल्स होंगे वो नहीं जा सकेंगे, और ऐसे पार्टिकल्स जिनका साइज़ बहुत बड़ा होगा जैसे आरबीसीज होगा, या मैंने 2-3 प्रोटीन्स का नाम बताया था इनका साइज़ बहुत बड़ा होता है, वो नहीं जा सकेंगे। लेकिन ऐसे प्लाज्मा प्रोटीन्स जिनका साइज़ छोटा है या ऐसे काम के जैसे वाटर बहुत सारा चला गया, तो ये सारे जो होते हैं ना ये कहलाती नॉन सेलेक्टिव। ये जो प्रोसेस होता है ना नॉन सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन होता है, इसको हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। फिर होती है उसके बाद होती है सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन। सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन अकर होती है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में और डिस्टिंक्ट कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, जिसमें जो ब्लड जब फ्लो होता है ना पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज से, याद है पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज क्या थी, जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के गिर्द जो खून की नालियाँ लिपटी हुई होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज। इसको पीटीसी करके याद रख लें। तो रिमेनिंग अमाउंट जो होता है ना यूरिया का, देखो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या हुआ, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट ऐसे थे जिनका साइज़ बहुत बड़ा था और जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, अब वो तो नहीं गए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के ज़रिए। अब क्या होगा, अब वो जो देखो
ये जो आ रही थी ना वेन्स, यहाँ पर देखना दोबारा से, ये जो वेन्स थी पहले यहाँ पे एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जनरेट होगा जिसके ज़रिए वो जो नेगेटिव पॉजिटिव पार्टिकल्स और जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है स्मॉल पार्टिकल्स वो इसमें से चले जाएंगे, ठीक है। अब जो थोड़े से लार्ज पार्टिकल्स थे या जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज था वेस्ट प्रोडक्ट्स पे, तो वो क्या करेंगे, वो इफरेंट से आएंगे और आएगा यहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगी। फिर उसके बाद ये इफरेंट्स है ना पहले आएगा इन पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज में और इनके गिर्द लिपट जाएगा, लूप ऑफ हेनले के गिर्द और डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के गिर्द। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, इसके गिर्द क्या घूमेगा, इसके गिर्द घूमेगा आपकी प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल और लूप ऑफ हेनले के गिर्द घूमेगा वाजा रेक्टा। तो अब जो नेगेटिव पार्टिकल्स या जो लार्ज पार्टिकल्स है ना वेस्ट प्रोडक्ट जो थे लार्ज और नेगेटिव, वो सब ना इसके ज़रिए इसके अंदर आ जाएंगे। तो इसको हम कहते हैं सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन। क्या कहते हैं? सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन कहते हैं। तो सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन कहाँ पे होती है? प्रॉक्सिमल और डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में होते हैं। जब ब्लड क्या होता है वो पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज से आता है, तो जो रिमेनिंग अमाउंट होता है ना यूरिया का, वो उन ट्यूब्स में से आ जाता है किसके अंदर? प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के अंदर। अब इसको एक और डायग्राम से समझेंगे। यहाँ पे देखें अब क्या होगा, इस कैपिलरीज के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे ना, तो वो यहाँ से समझे कोई वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। अब ये वेस्ट प्रोडक्ट, ये सेल हैं आपकी, ये है प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। इस प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल भी ना मैंने आपको बताया था ना, ये ट्यूब है कि बहुत सारे सेल से बनी हुई है। तो ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड के कुछ सेल्स हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो सेल्स है ना, ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, ये वेस्ट प्रोडक्ट्स आए इसमें ब्लड के अंदर जा रहे हैं, ये ब्लड है इसके अंदर ये वेस्ट प्रोडक्ट जा रहे हैं। तो क्या होगा कि पहले ये आएंगे, ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है इसमें से निकल के आएगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, और इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड से जाएंगे इस सेल के अंदर, और इस सेल से जाएंगे प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के अंदर, और फिर ये इसके ज़रिए एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे बॉडी में से। तो ये प्रोसेस समझ आया, ये होता है एक्टिव प्रोसेस जिसके अंदर हम यूज़ करते हैं ATP को, ठीक है। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। तो अब आप इसके अंदर यहाँ से देखेंगे जो आपके पास है सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन जो होती है कहाँ पे होती है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में और डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में। और ब्लड कहाँ से आ रहा होता है? पेरीटिब्यूलर से आ रहा होता है, और जो रिमेनिंग अमाउंट होता है वो फिल्टर हो जाता है ब्लड में, किसके ज़रिए? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि इसको कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद होता है रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्ब कहते हैं रीअब्जॉर्प्शन की। रीअब्जॉर्प्शन एडल्ट में जो होती है ना, देखो इन अ नॉर्मल एडल्ट अबाउट 120 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ फिल्ट्रेट इज फॉर्म्ड इन द किडनी एवरी मिनट। हमारी किडनी में हर मिनट में 120 सेंटीमीटर क्यूब के वॉल्यूम के हिसाब से फिल्ट्रेट बनता है। सेंटीमीटर क्यूब जो है ना, ये वॉल्यूम के लिए यूज़ होता है। इतने वॉल्यूम में आपके पास फिल्ट्रेट बनता है, ठीक है, हर मिनट में। ये आप लोगों को याद रखना है। मैट्रिक के स्टूडेंट सेकेंड ईयर में सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स इस बात को ना याद रखें क्योंकि उनकी बुक में इससे डिफरेंट कंसेप्ट मौजूद है। अच्छा जी, इफ़ दिस लार्ज अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट अलाउड टू पास आउट फ्रॉम द बॉडी एज यूरिन। अगर देखो इतना सारा वॉल्यूम जो बन रहा है यूरिन का, अगर ये इतना सारा आपकी बॉडी से जाने देना तो आपको डिहाइड्रेशन हो सकती है और इवन डेथ भी अकर हो सकती है, क्योंकि आपको पता है इसके अंदर वाटर चला जाएगा, इसके अंदर कुछ सॉल्ट्स चले जाएंगे, जैसे कि क्लोरीन के ऊपर सोडियम जो होता है, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो सोडियम तो ज़ाहिर है उसमें से जा सकता है। तो जब सोडियम निकल जाएगा तो आपके क्या होगा कि बॉडी के अंदर काफ़ी मसले आना शुरू हो जाएंगे, तो आप डेथ भी हो सकती है और डिहाइड्रेशन भी हो सकती है। तो इन तमाम लॉसेस से बचने के लिए और वाटर और यूज़फुल सॉल्ट्स को बचाने के लिए इस सॉल्ट को, इस फिल्ट्रेट को जो फिल्टर होकर आ रहा होता है ना, इसको हम लोग नेफ्रॉन में से और गुजारते हैं ताकि इसके अंदर से एक्सेसिव वाटर रीअब्जॉर्ब हो सके। ये एक होता है नॉन सेलेक्टिव, एक होता है सेलेक्टिव। नॉन सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन होती है डिस्टल और प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के अंदर। तो क्या होता है, जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल होती है ना, इसके अंदर ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सोडियम, कैल्शियम, सॉल्ट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जबकि डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल जो होती है ना, इसके अंदर ही होता है कि इसके अंदर दूसरे जो जैसे कि वाटर और कुछ और मिनरल सॉल्ट्स होते हैं ना, वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। यानी कि जो सारा जो सेलेक्टिव काम होता है ना, वो कहाँ पर होता है? वो होता है आपके लूप ऑफ हेनले में, लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट में। लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट में ये होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, पैराथायरॉइड हार्मोन और कैल्सीटोनिन के ज़रिए। ये मैं अभी सेकेंड ईयर को समझाऊंगी तो आप लोग उसमें से देख लीजिएगा।
ठीक है। अच्छा देखो, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो होती है ना, इसमें क्या होता है, मोस्ट ऑफ मिनरल सॉल्ट्स जो होते हैं वो, और जो हेल्दी पर्सन के अंदर ग्लूकोज और अमाइनो एसिड होता है ना, वो दोबारा से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, किसके अंदर एब्जॉर्ब किया जाता है, उन ट्यूब्स के अंदर से हमारे ब्लड के अंदर लिया जाता है। ये सॉल्यूट्स होते हैं ना, इनको रीएब्जॉर्ब किया जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के जरिए। अभी यहाँ से रीएब्जॉर्प्शन से ना मैं आप लोगों को दोबारा से एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, एक छोटा सा ओवरव्यू दूंगी पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का, जो फिल्ट्रेशन है, उसके बाद हम इसको इन डिटेल आगे और पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, होप सो ऑल ऑफ यू आर फाइन। कल हम लोग पढ़ रहे थे यूरिन फॉर्मेशन का, जिसके अंदर हम लोग फिल्ट्रेशन पढ़ चुके थे। हमने अब उसका दूसरा पार्ट डीअब्जॉर्प्शन पढ़ना था। देखो, हमने फिल्ट्रेशन में क्या पढ़ा था कि फिल्ट्रेशन दो तरह की होती है। एक होती है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसको हम लोग दूसरे वर्ड्स में नॉन सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन भी कह सकते हैं, और एक होती है सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के अंदर ये होता है कि सिर्फ वो वाले पार्टिकल्स नहीं जा सकते जिनका लार्ज साइज हो और जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। बाकी वो जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, चाहे वो हमारे काम के हो, या वो जिनके ऊपर जो स्मॉलर साइज को, चाहे वो हमारे काम के हो, प्रोटीन वगैरह, वो सब अक्सर चली जाती है। तो वो जो जाती हैगी तो वो कहलाती है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसके अंदर नॉन सेलेक्टिव होती है। फिर क्या होता है सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन, जिसके अंदर प्रॉक्सिमल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर जब ब्लड फ्लो हो रहा होता है, तो हमने पढ़ा था उस ब्लड के अंदर भी कुछ ऐसे हार्मफुल सब्सटेंसेज होते हैं जो उसके अंदर से नहीं पास हुए होते हैं, क्योंकि उनका लार्ज साइज होता है उन वेस्ट प्रोडक्ट्स का। तो वो पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज से किसके अंदर आ जाती है, वो आ जाती है प्रॉक्सिमल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। इसी तरह से वाजा रेक्टा में से किस में आ जाएगी, वो आ जाएगी लूप ऑफ हेनले में। ठीक है, अब बात करते हैं रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन क्या होती है, देखो नॉर्मल एडल्ट में क्या होता है कि किडनी जो होती है ना, वो हर मिनट में तकरीबन 120 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो फिल्टर करती है। ठीक है, हर मिनट में। अब आप सोचो एक मिनट में 120 सेंटीमीटर क्यूब फिल्टर हो रहा है, तो ये पूरे दिन में कितना होता होगा, बहुत ज़्यादा होता है। तकरीबन आपका जो क्या कहते हैं फिल्टर होता है ना, आपकी बॉडी से 1100 से लेकर 2000 लीटर तक आपकी बॉडी का ब्लड जो है वो फिल्टर होता है। और उसके अंदर से जो क्या कहते हैं रीअब्जॉर्प्शन, जो फिल्ट्रेशन वगैरह का अमल होता है ना, वो अलग होता है। वो मेरा ख्याल है कोई 180 लीटर तक होता है, जो वो वेस्ट प्रोडक्ट्स वगैरह सब लोग किडनी के अंदर से जाते आते ही रीअब्जॉर्ब, ये पूरा प्रोसेस होता है ना नेफ्रॉन के अंदर, ये 180 लीटर तकरीबन उसका होता है। फिर उस 180 लीटर में से जो आपको यूरिन पास होता है ना, वो पूरे दिन में, मैं आपको बता रही, पूरे दिन में 1 से लेकर 2 लीटर तक आपको सिर्फ यूरिन पास होता है। तो अब आप सोचे कि इतना सारा फिल्टर हो रहा है लेकिन यूरिन इतने से अमाउंट में निकल जाएगा, क्यों? वजह यह है कि उसके अंदर से हम काम की चीज़ें एब्जॉर्ब कर लेते हैं, हम वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करें ना, तो आप लोगों को प्यास भी बहुत ज़्यादा लगना शुरू हो जाएगी, डिहाइड्रेट होना शुरू हो जाएंगे आप लोग। इसके अलावा क्या कहते हैं, आपकी बॉडी के जो इम्पोर्टेंट प्रोटीन्स होंगे, सॉल्ट्स होंगे, वो सब यूरिन के ज़रिए चले जाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद ही होता है कि देखो, अगर ये लार्ज अमाउंट का जो फिल्ट्रेट है, अगर हम इसको अपनी बॉडी से जाने दें यूरिन के जरिए, तो क्या होगा, बॉडी विल डिहाइड्रेट, और डेथ में आकर या तो बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी और मर भी सकता है बंदा। टू प्रिवेंट दिस ह्यूज लॉस ऑफ वाटर एंड यूजफुल सॉल्ट्स, तो इस इतना ज़्यादा जो लॉस हो रहा है पानी का या सॉल्ट को, इसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, किडनी को नेफ्रॉन से गुजारते हैं, जहाँ पर उसके अंदर से एक्सेसिव वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड स्ट्रीम के अंदर, खून के अंदर। जो ये भी दो तरीके की होती है, एक नॉन सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है, एक सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है। नॉन सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है डिस्टल और प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। देखो, डिस्टल और प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जो होती है ना रीअब्जॉर्प्शन, वो होती है ग्लूकोज की, सोडियम की, क्लोराइड की, वाटर की, मतलब बहुत सारे जो काम की जितनी भी चीज़ें होंगी ना, वो सब एब्जॉर्ब हो जाएंगी। सही है, लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी बाकी रह जाएंगी। फिर होता है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में सबसे पहले ये जो आपका लूप ऑफ हेनले है ना, मैं आपको बताती हूँ। देखो कहाँ गई, जो मैंने कल एक डायग्राम बनाई हुई थी, ये लूप ऑफ, ये देखो, ये है आपके प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसके अंदर कौन सी वाली रीअब्जॉर्प्शन हो रही, नॉन सेलेक्टिव। ठीक है, इसके अंदर से जो ऐसे पार्टिकल जैसे ग्लूकोज निकल गया, वाटर निकल गया, तो इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एक सेकेंड रुकिएगा।
अच्छा, तो मैं आपको बता रही थी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के अंदर कौन सी रीअब्जॉर्प्शन होती है, नॉन सेलेक्टिव होती है, ठीक है। फिर आती है कि लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले में जब ये वाली लिम्ब होती है ना, ये वाली लिम्ब, इसको ऐसे बताती हूँ, ये लिम्ब, ठीक है। इस लिम्ब में क्या होगा कि ये जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है ना, इसके अंदर से बाकी फिल्ट्रेट किसके अंदर आएगा, इस वाली लिम्ब के अंदर आएगा, जो मैंने आपको जिसके अंदर एरो बना के दिखाया है। इस लिम्ब को हम लोग कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब। कौन से लिम्ब कहते हैं, डिसेंडिंग लिम्ब। मैंने आपको बताया था ये आप लोगों की बुक में नहीं है, लेकिन सेकेंड ईयर वालों की बुक में डिसेंडिंग लिम्ब आप लोगों की बुक में भी है, लेकिन इतनी डिटेल में नहीं है। तो अच्छा है आप लोग डिटेल में समझ लोगे, याद भले थोड़ा सा करना। तो डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर क्या एब्जॉर्ब होता है, देखो डिसेंडिंग लिम्ब जो होती है ना, परमिएबल टू वाटर होती है, यानी इसके अंदर क्या एब्जॉर्ब होता है, इसके अंदर सिर्फ पानी एब्जॉर्ब होगा। ये सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है। देखो मैं अगर आपसे बोलूँ कि लूप ऑफ हेनले का ऐसा पार्ट जो नीचे की तरफ लेकर जाता है फिल्ट्रेट को, जिसको हम डिसेंडिंग लिम्ब कहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ वाटर को रीअब्जॉर्ब करेगा, तो आप ये बोलोगे ना कि सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है। फिर ये वाला पार्ट जो ऊपर लेकर जाता है फिल्ट्रेट को, इसको हम कहते हैं असेंडिंग लिम्ब। क्या कहते हैं, असेंडिंग लिम्ब, ठीक है। ये जो असेंडिंग लिम्ब है ना, ये अपने अंदर सॉल्ट्स को, अपने अंदर जो भी सॉल्ट वगैरह होंगे ना, उसको एब्जॉर्ब करवा कर बाहर ले आएगी। देखो ऐसे होता है। मैं आपको इसकी एक फाइन सी डायग्राम भी दिखाऊं। ये देखो, ये लूप ऑफ हेनले है, ठीक है। लूप ऑफ हेनले में यहाँ पर जो फिल्टर आया प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से, वो लूप ऑफ हेनले के पहले डिसेंडिंग पार्ट से गुजरेगा, इसके अंदर जितना भी वाटर होगा उसको बाहर निकाल के ले आएगा, और ये है ब्लड स्ट्रीम मेड्यूला के अंदर, मतलब मेड्यूला है ना, मेड्यूला के अंदर ले आएगा। आपने देखा, देखो किडनी को दोबारा से देखो, कहाँ गई किडनी, ये रही किडनी। इसके अंदर आप देखो, ये रहा नेफ्रॉन, सही है। नेफ्रॉन के अंदर आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, लूप ऑफ हेनले नज़र आ रहा है, जो इतना थोड़ा सा इस तरह से डार्क हुआ हुआ है, ब्लैक डार्क। इसके अंदर जब वाटर रीअब्जॉर्ब होगा तो वो किसके अंदर आ जाएगा, वो इस मेड्यूला के अंदर आ जाएगा वाटर, ठीक है ना। वो फिर मेड्यूला के अंदर से जो वेन्स आर्टरीज गुजर रही होंगी, वो उस पानी को अपने अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए ले लेंगी। कैसे होती है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। देखो मैं आपको कल बता भी रही थी बात। तो देखो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, सही। अगर इसके अंदर हमने कोई क्या कहते हैं ऐसा पार्टिकल मौजूद है जो हमने इसमें से निकाल कर कहाँ पर लेकर जाना है, हमने लेकर जाना है उसे ब्लड वेसल के अंदर, ठीक है। तो क्या होगा, पहले वो पार्टिकल यहाँ पर है, सही है, फिर वो पार्टिकल आएगा इसके अंदर, यहाँ पे बने हुए होते हैं ऐसे। देखो इसका जो सेल है ना, इसके अंदर ऐसे ना कुछ गेट बने हुए हैं, कुछ चैनल्स बने हुए, चैनल्स प्रोटीन के बने हुए होते हैं। तो ये जो पार्टिकल जो भी होगा ना, फॉर एग्जांपल समझो प्रोटीन का पार्टिकल था जो यहाँ पर आ गया, तो ये पार्टिकल इसमें से निकल कर बाहर आएगा, यहाँ पर आ गया। ये जगह है ना, ये देखो, ये तो कैपिलरी है। आप लोगों को पता है ये जो पर्पल कलर से बना हुआ है ना, ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, और ये जो रेड कलर से बना हुआ है ना, कैपिलरी यानी खून की नस है। अब इस वेन के दरमियान में या इस आर्टरी के दरमियान में और प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के दरमियान में ये जो स्पेस है ना, इसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। सबसे पहले ये जो काम का पार्टिकल है ना, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से आएगा इस सेल के अंदर, फिर उसके बाद यहाँ पर जो एक्टिव चैनल्स है उनमें से बाहर निकलेगा, बाहर निकल के आ जाएगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, और वहाँ से किस में चला जाएगा, इसके अंदर ब्लड कैपिलरी। और जो ब्लड कैपिलरी ऐसे जा रही है ना, इसके अंदर भी चैनल्स बने हुए होंगे। आप लोगों ने ये चीज़ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के चैप्टर में पढ़ी होगी कि आपके जो सेल वॉल होती है ना, ये बनी हुई होती है फॉस्फोलिपिड्स से। इन फॉस्फोलिपिड्स के अंदर दो किस्म के ऐसे स्ट्रक्चर होता है इनका, इस किस्म का इनका स्ट्रक्चर होता है, देखा है, ऐसा ही होता है, सही। अब इनके अंदर ना दो किस्म की प्रोटीन पाई जाती है। एक प्रोटीन तो ऐसी होगी, देखो एक प्रोटीन तो ये वाली है जो इसके पूरी लेंथ के साथ है, मतलब जितने ये जो फॉस्फोलिपिड है ना, पूरी इसकी लेयर है, फॉस्फोलिपिड की लेयर है सेल वॉल की, ये सेल वॉल की लेंथ है पूरी, समझो ये एक धागा ही जितना है। अब मैं इसके अंदर इतना ही मोती लगा दूँ, समझ रहे हो, ऐसे। तो जितनी इसकी लेंथ है ना, इतना ही इसके अंदर एक प्रोटीन होता है। इस प्रोटीन के अंदर से ना वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो जाते हैं और आ जाते हैं सेल के अंदर। अच्छा, और एक होते ये जो है ना, देखो एक ये वाली प्रोटीन है और एक ना ऐसे प्रोटीन इधर ऐसे रखी हुई होती है, एक प्रोटीन ऐसे होती है, ये प्रोटीन होती है कैरियर प्रोटीन, सही है। इसके अंदर जो चीज़ आएगी वो इसको लेकर कहीं और जाना होगा, या कैरियर प्रोटीन का काम दूसरा होता है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में आप पढ़ेंगे
और एक ही चैनल प्रोटीन होती है, कैरियर प्रोटीन होती है, ठीक है। कैरियर प्रोटीन वो जो पार्टिकल काम करेगा ना, उसको कहीं और लेकर जाना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी ब्लड की कैपिलरी में नहीं लेके जाना है, कहीं और लेकर जाना है, या ब्लड के किसी और पार्ट में लेके जाना है। फॉर एग्जांपल सेल के अंदर आ गए, अब सेल के अंदर ऐसी साइटोप्लाज्म में नहीं लेके जाना, बल्कि उसको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लेके जाना है, राइबोसोम के अंदर प्रोटीन को लेकर जाना है, ऐसा होता है, ठीक है। या भी राइबोसोम से जो प्रोटीन बन रहेंगे उनको सेल से बाहर लेकर आना है। तो वो कौन से प्रोटीन काम करते हैं, वो जो यहाँ पे ऐसे प्रोटीन ऊपर छोटे छोटे से रखे हुए होते हैं ना, कैरियर प्रोटीन, वो करते हैं। और ये जो प्रोटीन होते हैं ना, ये चैनल हैं, ये दरवाजे हैं, ठीक है। इन दरवाज़ों से जो हार्मफुल पार्टिकल्स हैं वो आएंगे, जैसे प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, हार्मफुल नहीं सॉरी यूजफुल पार्टिकल्स होंगे वो आएंगे। जैसे प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, इसके अंदर फॉर एग्जांपल समझ लें ग्लूकोज चला गया, तो ये ग्लूकोज सबसे पहले आएगा इस चैनल के अंदर, इस चैनल के थ्रू आएगा आपके सेल के अंदर। ये बात समझ आई? यहाँ पर देखो यही चीज़ शो की हुई डायग्राम के जरिए कि देखो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, यहाँ से देखो ये प्रोटीन का सबसे पहले आ रहा है, समझ लो ब्लू वाला प्रोटीन है और ग्रीन वाला आपका वो है ग्लूकोज है। तो ये देखो ये किस तरह से अंदर आएंगे और उसके बाद कैपिलरी के थ्रू आगे आपकी बॉडी के पार्ट्स में चले जाएंगे। ये बात क्लियर हो रही है कि 9 मैट्रिक के बच्चों सबको? सेकेंड ईयर वगैरह नहीं हो तो मुझसे पूछ लेना। आगे आ जाइए। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट, देखो ये है लूप ऑफ हेनले और ये है कलेक्टिंग डक्ट। इन दोनों के अंदर सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है कुछ हार्मोन्स की हेल्प से। एक हार्मोन होता है जिसकी फुल ADH, जिसकी फुल फॉर्म है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, याद रखना एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एक होता है पैराथायरॉयड हार्मोन, ठीक है, और एक होता है कैल्सीटोनिन। अब क्या होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के अंदर ज़्यादातर क्या एब्जॉर्ब हो जाता है, मिनरल सॉल्ट्स, और हेल्दी पर्सन के अंदर जो ग्लूकोज अमाइनो एसिड होता है वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है इनकी वॉल्स के ज़रिए, ठीक है। किसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, ब्लड कैपिलरीज के अंदर डाल दिया जाता है। ये जो सल्यूट्स रीएब्जॉर्ब होते हैं ना, ये डिफ्यूजन के तरीके से होता है और एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, यानी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन मतलब ATP, और डिफ्यूजन का मतलब होता है हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन टू हायर कंसनट्रेशन की तरफ जाना, इसलिए इसके अंदर हमें ATP की ज़रूरत होती है। रीअब्जॉर्प्शन जो होता है ना, ये बहुत सेलेक्टिव होता है, सिर्फ वो सब्सटेंस जा सकते हैं जो बॉडी को ज़रूरत होती है। देखो रीअब्जॉर्प्शन जो हो रही है ना, इसके अंदर अगर नॉन सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन भी हो रही है ना, तो प्रॉक्सिमल और डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में सिर्फ वही पार्टिकल रीअब्जॉर्ब होंगे जो बॉडी के लिए कामफुल है। वो कोई से भी हो सकते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, प्रोटीन हो गया, वाटर हो गया। एक होता है कि इसका मखसूस काम है वाटर को ही एब्जॉर्ब करना, और एक कुछ भी एब्जॉर्ब कर सकता है यूजफुल पार्टिकल, ठीक है। अच्छा जी, रीअब्जॉर्प्शन जो होता है वो हाईली सेलेक्टिव होता है, सिर्फ वो सब्सटेंस जाएंगे जो बॉडी को ज़रूरत होता है। ज़्यादातर क्या होता है मोस्ट ऑफ द वाटर इन द फिल्टर इज रीअब्जॉर्ब्ड बाय ऑस्मोसिस, ज़्यादातर पानी को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। लूप ऑफ हेनले में भी आपको मैंने बताया वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है, कहाँ पर होती है वो भी मैं बता चुकी होंगी कि ये जो डिसेंडिंग लिम्ब होती है ये वाटर को रीअब्जॉर्ब करती है और असेंडिंग लिम्ब सॉल्ट वगैरह को करती है। आप लोगों की बुक में इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं है, लेकिन समझ लें। डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के अंदर भी यही होता है, कुछ वाटर और सॉल्ट्स को रीअब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, जैसे प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में किया गया था। कलेक्टिंग डक्ट के अंदर क्या होता है, इसके अंदर वाटर ही रीअब्जॉर्ब होता है, जो बहुत ज़्यादा वाटर अगर इसके अंदर आ जाए, फॉर एग्जांपल रोज़ा है आपका, तो आपको रोज़े में ना और ज़्यादा कंसनट्रेटेड यूरिन पास आउट होगा। मतलब आप देखेंगे नॉर्मल डेज में आपको जैसे यूरिन आ रहा है ना, फॉर एग्जांपल अभी आप लोग रोज़ा नहीं रख रहे, तो आपको जैसे यूरिन पास आउट होता है तो उसका कलर कैसा होता है, उसका कलर वाइट होता है, ज़्यादा ग्रीन या येलो किस्म का नहीं होता है। लेकिन जब आपका रोज़ा वगैरह होता है तो तब आपके यूरिन का कलर चेंज हो जाता है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है, क्योंकि कलेक्टिंग डक्ट के अंदर और पानी को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और यहाँ पे एक हार्मोन आता है, वो कलेक्टिंग डक्ट को बताता है कि भाई इनका रोज़ा है, अब आप ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर लो, ठीक है। ये आप लोगों को इन हार्मोन्स के सिर्फ नाम बताए गए, लेकिन सेकेंड ईयर में बताया गया है कि हार्मोन्स कहाँ से आते हैं, कब आते हैं, इनका काम क्या है। जैसे एंटी डायूरेटिक का काम क्या है, पैराथायरॉइड का काम क्या है, कैल्सीटोनिन का काम क्या है, ये अभी जब मैं उन लोगों को समझाऊंगी, अगर आप लोगों का दिल हो समझने का तो फिर समझ लेना। अच्छा जी, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, एक्सेस वाटर, एक्सेस सॉल्ट, और जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स होंगे ना, देखो वाटर और सॉल्ट्स को तो एब्जॉर्ब कर ले, लेकिन जो पानी ज़्यादा मिकदार में या जो सॉल्ट ज़्यादा मिकदार में जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, इसके अलावा जो वेस्ट प्रोडक्ट है जैसे यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रिएटिनिन है, तो वो कलेक्टिंग डक्ट से पास होकर आ जाएंगे रीनल पेल्विस में, और उसके बाद चले जाएंगे किसके अंदर, यूरेटर के अंदर। यूरेटर के जरिए किस में जाएंगे आपके ब्लैडर के अंदर, और ब्लैडर के अंदर ये जो मिक्सचर स्टोर होता जाएगा इसको हम कहेंगे यूरिन, सही है।
यहाँ तक कोई मसला हो तो पूछ लेना। अच्छा भाई, अब बात करते हैं किडनी का रोल क्या है ऑस्मोरेगुलेशन में। द वाटर पोटेंशियल कैपेसिटी टू लूज वाटर। वाटर पोटेंशियल क्या है? एक ऐसी कैपेसिटी है कि आप कितना पानी लॉस कर सकते हैं। ब्लड का बॉडी के अंदर एक कांस्टेंट है, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर, आपके ब्लड के अंदर कितना वाटर होना चाहिए और अगर ज़्यादा हो तो आपको कितना पानी लॉस करना है। बिकॉज बिग एंड सडन चेंज इन वाटर पोटेंशियल ऑफ ब्लड कैन लीड टू बी सीरियस प्रॉब्लम। देखो, अगर आपकी जो बॉडी है उसके अंदर से बहुत ज़्यादा पानी जो है वो क्या किया जाए, एब्जॉर्ब कर लिया जाए या लूज़ कर लिया जाए, तो उसका भी बड़ा नुकसान होगा। अगर प्लाज्मा जो है वो बहुत ज़्यादा अपने अंदर पानी का एब्जॉर्ब कर ले, मैंने आप लोगों को हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक पढ़ाया था, याद है? तो मैंने बताया था कि अगर पानी बहुत ज़्यादा एनिमल सेल अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो डाइल्यूट वाटर हो जाता है और वो सेल के अंदर जाता है और उसको स्वेल कर देता है, वो फट जाता है। क्योंकि जो प्लांट सेल होते हैं ना, उनके पास तो सेल वॉल होता है, तो उनका सेल वॉल ना सेल को फटने नहीं देता। वो एक इतने अमाउंट तक का वाटर लेकर भी कहता है नहीं भैया और वाटर नहीं आ सकता। लेकिन एनिमल का सेल जो होता है ना, उसके अंदर सेल वॉल नहीं होती, तो वो थोड़ा सा ना नियत्ता हो जाता है। वो कहता है भाई आने दो, जितना वाटर मिल रहा है ले लो। और वही बात हो गई ना कि जितनी लालच करेंगे फिर वो नुकसानदेह होगा, तो फिर क्या होता है, वो सेल फट जाता है। अगर इसी तरह से ब्लड के जो प्लाज्मा हैगा उसके अंदर से बहुत ज़्यादा पानी बाहर चला जाए तो ब्लड क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा। ब्लड सेल्स जो होंगे वो सुकड़ जाएंगे, श्रिंक कर जाएंगे और आप डिहाइड्रेट हो जाओगे। तो इसको हम कहते हैं इसको हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। तो ये जो वाटर और सॉल्ट को कंट्रोल करना होता है कि आपकी बॉडी के अंदर कितना वाटर है, कितना सॉल्ट है, इसको हम कहते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। तो किडनी मैंने आपको बताया था ना कि सिर्फ एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है, ये सिर्फ वेस्ट प्रोडक्ट को नहीं निकालेगी बल्कि वाटर और सॉल्ट को भी बैलेंस कर रही है। कैसे कर रही है? हमने देखा प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनने, इन सब के अंदर क्या हो रहा था, वाटर और सॉल्ट को रीएब्जॉर्ब किया जा रहा था। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है, इसका काम सिर्फ यूरिन को ही पास आउट करवाना नहीं है, बल्कि इसका काम ये भी है कि वाटर और सॉल्ट को ज़ाया होने से बचाए। ठीक है, तो ये ऑस्मोरेगुलेशन में भी काम करती है। किडनी मेक श्योर दैट कंसनट्रेशन ऑफ ब्लड मोर और लेस कांस्टेंट। तो किडनी जो है ना वो ये बात बताती है कि आपकी ब्लड जो है उसका कितना उसके अंदर कंसनट्रेशन वाटर वगैरह की इन सब की होनी चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पे थोड़ी सी डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, स्वेटिंग स्टार्ट हुई यानी कि पानी लॉस हुआ, वाटर पोटेंशियल जो था वो ब्लड में डिक्रीज होना शुरू हो गया, यानी ब्लड के अंदर पानी कम होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से आपका जो क्या कहते हैं सेल है वो क्या करेगा, श्रिंक करेगा, सुकड़ जाएगा। सुकड़ने के बाद आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगी। तो क्या होगा, जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर आपको बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है और पानी लॉस हो रहा है तो आपकी बॉडी का जो ब्लड जो है उसके अंदर से पानी कम हो जाएगा। जब पानी कम होगा ना तो फ़ौरन ब्रेन के पास सिग्नल गया, स्टिमुलेट हुआ, ये सिग्नल गया और ब्रेन ने जल्दी से एक और सिग्नल भेजा, एक मैसेज भेजा और एक हार्मोन रिलीज़ करवाया, ADH। ADH क्या था बताओ? अभी फुल फॉर्म पढ़ के आए, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। अब देखो ये कहाँ से रिलीज़ हो रहा है, ये रिलीज़ हो रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड से, और पिट्यूटरी ग्लैंड के भी पोस्टीरियर पार्ट से। देखो ये जो आपका है ना ब्रेन, इस यहाँ पर ना एक छोटा सा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। इस पिट्यूटरी ग्लैंड में एक तो ऐसा पार्ट होता है और एक ऐसा होता है। ये पार्ट जो होता है ये पोस्टीरियर होता है और ये पार्ट जो होता है वो एंटीरियर होता है। तो ये जो होता है ना, ये आप बस अभी इतने याद रखिए कि आप छोटे लेवल पर है ना कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होता है। आपको मैं पिट्यूटरी ग्लैंड दिखा भी देती हूँ। पिट्यूटरी ग्लैंड आ गया भाई। यहाँ देख सकते हैं, मैंने आपको दिखाया था उसके अंदर एक रेड छोटा सा डॉट था। देखो इसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड नज़र आ रहा है, ये देखो इसके अंदर देख रहे हो पिट्यूटरी ग्लैंड कितना छोटा सा है, ये देखो। A small structure at the base of the brain which release wide variety of hormones that in turn control the activity of body। ये इतना छोटा सा काम होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, लेकिन इसके काम है बड़े बड़े। ये है तो छोटा सा, काम बड़े रहेंगे इसके। जैसे ये एक हार्मोन रिलीज़ कर रहा है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, और भी करता है ये। ठीक है, अभी आपकी जो किडनी वाले चैप्टर में ना वो सिर्फ इतने ही है, लेकिन अभी आप आगे पढ़ते जाएंगे ना, जैसे चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे, चैप्टर 4 रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, तब आपको इसके और काम पता चलेंगे। अब मैं आपको इसका पोस्टीरियर और जो वैसा पार्ट है ना वो भी दिखाऊं। ये देखो इसके अंदर दिखाने, देखो
पिट्यूटरी ग्लैंड में नज़र आ रहा है, एक एंटीरियर पार्ट है, नज़र आ रहा है ये रहा, और एक पोस्टीरियर पार्ट है। तो आप देखो पोस्टीरियर पार्ट क्या कर रहा है, पोस्टीरियर पार्ट एक किस्म का हार्मोन रिलीज़ कर रहा है। मैं 1 मिनट पेन को ले आऊँ फिर आपको दिखाऊँ। मेरा पेन गायब हो जाता है। हाँ, यहाँ देखो ये क्या कर रहा है, ये एक किस्म का पोस्टीरियर ग्लैंड जो है वो एक हार्मोन रिलीज़ कर रहा है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसका काम क्या है, किडनी में ऑस्मोरेगुलेशन वगैरह करवाना है। इसके अलावा भी देखो ये और कौन कौन से वो करता है। इसके अलावा ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, हमने पढ़ा था पैराथायराइड। तो पोस्टीरियर वाली जगह से ना ADH रिलीज़ होता है, और एंटीरियर वाली जगह से कौन सा रिलीज़ होता है, पैराथायराइड, अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, अच्छा जी, अब सर आ जाए इसकी तरफ। तो हमने पढ़ा ADH कहाँ से रिलीज़ हो रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। रिलीज़ होने के बाद फ़ौरन किसके पास जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट के पास जाएगा। उसको बोलेगा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब करके कैपिलरीज में भेजो। सही है। तो यूरिन क्या होगा, यूरिन कम अमाउंट में प्रोड्यूस होगा और बहुत कंसनट्रेटेड होगा, मतलब आप उसके कलर देखोगे ना तो वो बहुत येलोइश टाइप का होगा। और जैसे ही ब्लड का लेवल जो होगा फिर क्या होगा, नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा, अब देखो हमने पानी पिया, बहुत ज़्यादा पानी पीना शुरू कर दिया, हमारी बॉडी के अंदर वाटर पोटेंशियल बढ़ना शुरू हो गया। अब क्या होगा कि अब दोबारा से ब्रेन के पास सिग्नल जाएगा कि भाई पानी जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो वो क्या करेगा, वो ADH को पिट्यूटरी ग्लैंड से कहेगा कि भाई अब ADH को प्रोड्यूस नहीं करो, एंटी डायूरेटिक हार्मोन को प्रोड्यूस नहीं करो। तो कलेक्टिंग डक्ट क्या करेगा, नेफ्रॉन का जो कलेक्टिंग डक्ट है ना वो पानी को एब्जॉर्ब तो करेगा लेकिन कम पानी को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, रेनिन प्रोड्यूस होगा हाई क्वांटिटी में और डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होगा, यानी ऐसा यूरिन प्रोड्यूस होगा जिसका कलर वाइट होगा और बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूरिन प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, दोबारा से वाटर पोटेंशियल नॉर्मल हो जाएगी। यानी कि अगर पानी ज़्यादा हो जाए तो भी उसको आपकी बॉडी में सही करके रखना है, अगर कम हो जाए तो भी सही रखना है। अब मैं रेनिन दिखा देती हूँ क्या होता है। ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है, पहले आप इसकी डेफिनेशन देख लें। देखो रेनिन जो है ना, इसको हम कहाँ से, देखो आप लोगों के लिए कोई छोटी सी डेफिनेशन, 1 सेकेंड रुकेगा, मैं इसकी कोई छोटी सी डेफिनेशन देखूँ। नहीं भाई, इसकी छोटी सी जो डेफिनेशन नहीं आ रही। तो भाई इसकी छोटी सी जो डेफिनेशन नहीं आ रही है, चले मैं इसकी भी आप लोगों को खुद ही लिखवा दूंगी। ठीक है, तो रेनिन जो होता है वो हाई उसमें क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है। ये सारा था फिल्ट्रेशन का। अब आ जाओ ज़रा सेकेंड ईयर की तरफ आते हैं। अगर यहाँ से कोई मैट्रिक का बच्चा स्किप करना चाहे तो कर दे स्किप, और अगर किसी को शौक़ है एक्स्ट्रा पढ़ने का और देखने का कि सेकेंड ईयर में क्या है तो पढ़ लो, रिवीजन हो जाएगा, ज़्यादा नहीं है, बस ये है कि उनमें थोड़ा सा डिटेल है। देखो किडनी का काम क्या होता है, या बल्कि आप लोग यहाँ से क्लास मैट्रिक स्विच कर जाएँ, मैं आप लोगों को 2 मिनट दे रही हूँ, यहाँ से स्विच कर जाए, मैं फिर सेकेंड ईयर को स्टार्ट करवाऊँ। अच्छा अभी सेकेंड ईयर से मुखातिब हूँ, अगर यहाँ पे अभी कोई क्लास मैट्रिक का बच्चा बचा है तो वो जा सकता है, वरना भाई खुद ही मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हो जाओगे कि यार ये बहुत ज़्यादा डिटेल हो गया। अब तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होती है, देखो बच्चों, सेकेंड ईयर के बच्चों से मुखातिब हूँ। आप लोगों के जो किडनी का रेगुलेटरी फंक्शन है ना, देखो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी से मुराद है ऐसा फंक्शन कि यूरिन कितना प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि ये वो स्टेप्स हम पढ़ेंगे इसके अंदर, यूरिन प्रोड्यूस करने के स्टेप। तो यूरिन प्रोड्यूस करने के 4 स्टेप है। नंबर 1 फिल्ट्रेशन, नंबर 2 रीअब्जॉर्प्शन, नंबर 3 ट्यूबुलर सिक्रीशन, नंबर 4 काउंटर करंट एक्सचेंज। ठीक है, ये जो प्रोसेस होते हैं ना, ये कहाँ पे हो रहे होते हैं, नेफ्रॉन में हो रहे होते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि सबसे पहले नॉन सेलेक्टिव पढ़ा था ना हमने। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या चीज़ है कि नॉन सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगा, कौन से लेवल पर होगी, मॉलिक्यूलर लेवल पर होगी। जब क्या हो रहा होगा, ब्लड पास होगा ग्लूमेरुलस से, मालफिजियन बॉडी जो है उसके अंदर जो ग्लूमेरुलस है उसके अंदर से जब ब्लड पास होगा तो क्या होगा कि नॉन सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगी। 2 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए। एक तो
ग्लोमेरुलस की वॉल, एक बोमेंस कैप्सूल की वॉल। याद है मैंने बताया था इस तरह की एक डायग्राम बना के कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, दूसरा इनके अंदर इतनी छोटी छोटी सीव लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ कि बोमेंस कैप्सूल के अंदर क्या होता है, बहुत सारा सीव लाइक होती है नेचर में, यानी इनके अंदर बहुत छोटे छोटे से होल्स होते हैं जिसके अंदर से सिर्फ मॉलिक्यूलर लेवल पर ही फिल्ट्रेशन हो सकती है, यानी जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं जिनका साइज स्मॉल है, एक तो वो जा सकते हैं और जिनका साइज पॉजिटिव है वो जा सकते हैं, क्योंकि इनका अपना नेगेटिव चार्ज होता है। और ये आप लोगों की बुक में लिखा हुआ नहीं है कि नेगेटिव चार्ज है, लेकिन मैं वैसे ही बता रही हूँ। 2 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए, कैपिलरी वॉल होती है ग्लोमेरुलस की, और क्या होता है जो बोमेंस कैप्सूल होता है उसकी वॉल होती है। ठीक है, ये आपकी बॉडी में से मॉलिक्यूल्स को जाने देता है, एक्सेप्ट वो वाले प्लाज्मा प्रोटीन जिनका साइज़ बड़ा है या नेगेटिव चार्ज के, या ब्लड सेल जैसे कि आरबीसीज वगैरह जो है उसको आपके जो नेफ्रॉन है उसमें नहीं जाने देंगे। अच्छा जी, क्यों नहीं जाने देंगे? इसलिए नहीं जाने देंगे क्योंकि आप में से कौन चाहेगा कि भाई हमारे रेड ब्लड सेल जो है वो ऐसे ज़ाया हो जाए। अच्छा भाई, ब्लड प्रेशर जो होता है वो ग्लोमेरुलस में हाई होता है। क्यों हाई होता है? याद है मैंने बताया था कि इफरेंट आर्टियोल जो होती है उसके जो डायमीटर होता है वो कम होता है, जबकि एफरेंट आर्टियोल का डायमीटर ज़्यादा होता है। ये बात याद है, मैंने बताई थी। ठीक है, there is a hydrostatic pressure is generated which forces the smaller molecules of blood from glomerulus into Bowman's capsule। जो क्या करेंगे, जो क्या कहते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जनरेट करेंगे, जिसकी वजह से जब वहाँ पे प्रेशर जनरेट होगा थोड़ी सी देर के लिए वहाँ पे ब्लड रुकेगा, जब रुकेगा तो उसके अंदर से जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होंगे ना वो किसके अंदर चले जाएंगे, वो बोमेंस कैप्सूल के थ्रू वो चले जाएंगे नेफ्रॉन के अंदर। ठीक है, नेफ्रॉन में फिर पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले से गुजरेंगे। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आगे आ जाइए। मैंने आपको बताया था कि कॉर्टेक्स नेफ्रॉन के जो पार्ट्स हैं ना उनमें से कुछ पार्ट जो होता है ना नेफ्रॉन का वो कॉर्टेक्स में पाया जाता है, जो आउटर रीजन है किडनी का जो डार्क है, और कुछ पाया जाता है इसके अंदर, किसके अंदर पाया जाता है, मेडुला में। तो कॉर्टेक्स के अंदर क्या क्या पाया जाता है, माल्फिजियन बॉडी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट का थोड़ा सा पार्ट, जबकि मेडुला में पाया जाता है लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट। तो इसलिए इसका कलर जो है वो लाइट होता है, क्योंकि क्या होता है कि जो कॉर्टेक्स होता है ना उसके अंदर ना ऐसे डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स बहुत सारे बने हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो माल्फिजियन बॉडी है ना यहाँ पे ब्लड आकर थोड़ी देर के लिए रुकता है, यही हमने पढ़ा था। वो जो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे आके ब्लड रुकता है ना वो एकदम डार्क सा ना कलर देता है, डॉट लाइक कलर देता है। तो इस वजह से कॉर्टेक्स के अंदर आपको पता है 1 मिलियन के करीब नेफ्रॉन है। तो सोचो वो 1 मिलियन के करीब डॉट जब आपकी किडनी के अंदर होंगे कॉर्टेक्स के रीजन में, तो कॉर्टेक्स तो डार्कर ही होगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे दिखाया हुआ अभी ये कॉर्टेक्स है, और कॉर्टेक्स के अंदर आपको नज़र आ रहेगा ये आपको बोमेंस कैप्सूल है, ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और ये कलेक्टिंग डक्ट। और लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट का बहुत ज़्यादा पार्ट किसके अंदर आ रहेगा, इस पिरामिड के अंदर आ रहा है। और ये जो पिरामिड है ये किसका पार्ट है, ये मेडुला का पार्ट है, इतना पार्ट मेडुला का है। सही है, अच्छा भाई। उसके बाद होती है रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन जो होती है एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन वो क्या होती है, वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की होती है। कहाँ पे अकर होती है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। ठीक है, एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का क्या मतलब है, मतलब अब जो दायरे नॉन सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हुई थी ना पहले, तो अब जो होगी वो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है। ठीक है, ये कहाँ पे होती है, देखो ये सबसे पहले अकर होती है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर। इकरा इसके अंदर देखो बच्चे मैंने वो बनाया हुआ है, देखते हो मैंने, हाँ यहाँ आप देखेंगे ना मैंने इसके अंदर पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के अंदर क्या हो रहा है, देखो नॉन सेलेक्टिव होगा, मॉलिक्यूलर लेवल पर होगा, तमाम मॉलिक्यूल्स को परमिट कर देगा कि वो चले जाएं सिवाय प्लाज्मा प्रोटीन और ब्लड सेल्स के। और किस पे डिपेंड करेगा, चार्ज और साइज़ पर। सही है कि क्यों मैंने, और यहाँ पे मैंने छोटी सी ना एक डायग्राम टाइप से बना दिया आपको समझाने के लिए कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये मैं आपको पिक्चर भेज भी दूँगी, आप इसको अपने पास एज इट इज़ लिख लेना, क्योंकि पॉइंट्स ऐसे ही बनाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो ब्लड प्रेशर जो होता है वो ग्लोमेरुलस में हाई होता है। क्यों हाई होता है, क्योंकि एफरेंट का डायमीटर ज़्यादा होता है, ईफ्रेंट का डायमीटर ज़्यादा होता है एफरेंट से। अच्छा उसके बाद रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है, सबसे पहले प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आता है। यानी कि आप देखो बोमेंस कैप्सूल जो है उसके अंदर तो ठीक है आ गए, ये जो बोमेंस कैप्सूल है ना इसके अंदर आ गए वो पार्टिकल फिल्ट्रेट आ गया। अब वो फिल्ट्रेट जाएगा सबसे पहले प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। जब वो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जाएगा तो वहाँ पे ग्लूकोज एब्जॉर्ब होगा, अमाइनो एसिड एब्जॉर्ब होगा, वाटर एब्जॉर्ब होगा, सॉल्ट एब्जॉर्ब होगा। यानी कि वो जो जितना भी आपके पास फिल्ट्रेट आया है ना, समझो अगर उस फिल्ट्रेट के आप 3 हिस्से कर दो तो उसके जो 2 हिस्से होंगे ना वो 2 हिस्से यहाँ पे पीसीटी में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। यानी पीसीटी जो है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है वो इतने ज़्यादा अमाउंट में जो काम की चीज़ें उसको रीअब्जॉर्ब कर लेगा।
फिर मैंने आपको उधर मैट्रिक के साथ भी बताया था कि डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है और असेंडिंग लिम्ब के अंदर सॉल्ट को एब्जॉर्ब किया जाता है जो एक्टिव होता है। देखो एक्टिव का मतलब होता है उसको यूज़ करते हुए एटीपी को। आप सोचो ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल थी, ठीक है, जिसमें से ये जो फिल्ट्रेट है ना, जिसके अंदर यूरिया भी है, वाटर भी है, सारा वेस्ट प्रोडक्ट सॉल्ट वॉल्ट आ रहा है। अब ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो बताओ आराम से आ जाएगा ना। अगर मैं आपसे बोलूँ इकरा ये पानी की क्या कहते हैं, पानी लो, ठीक है, एक कटोरी के अंदर लेकर जाओ और छत के ऊपर से फेंको, तो ऊपर से नीचे फेंकोगे तो बहुत आराम से पानी आके जल्दी से गिर जाएगा, आराम से हो जाएगा ना काम, कोई मेहनत ही नहीं लगी। लेकिन अगर मैं बोलूँ इकरा ये पानी लो और इसको बहुत ज़ोर से, इतनी ज़ोर से फेंकना कि ये सीधा छत पर जाए, अब आपको आपकी बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी कि भाई मैं इतना ज़्यादा ऊंचा फेंक सकूं पानी को कि वो वहाँ जाए। तो क्या होगा कि देखो जब ये यहाँ से फिल्ट्रेट आ रहा होगा ना तो इसमें से वाटर तो रीअब्जॉर्ब करके लेकर आ जाएंगे हम मेड्यूला में। फिर क्या होगा, ये फिल्ट्रेट आगे से गुजरता हुआ जाएगा इसके अंदर। अब जो फिल्ट्रेट जा रहा है ना इसके अंदर ना सॉल्ट ज़्यादा है क्योंकि पानी को इसने एब्जॉर्ब कर लिया, तो जिसके अंदर सॉल्ट वगैरह ज़्यादा होता है वो हाइपरटोनिक हो जाता है। तो अब क्या होगा, अब इसके अंदर से सोडियम और क्लोराइड यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे एटीपी को देते हुए, क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहे हैं ना तो अब एनर्जी लगा के लेकर जाना पड़ेगा, तो हम एटीपी को यूज़ करते। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब आ जाओ दोबारा से। ये रहा। अच्छा भाई, असेंडिंग लिम्ब में क्या एब्जॉर्ब हो रहा था, सॉल्ट मैंने बता दिया। फिर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है, हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट एब्जॉर्ब होता है किसके अंदर, हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस के अंदर। जैसे मैं उसके अंदर बता रही थी ना ADH, पैराथायराइड वगैरह ये सब कुछ, ठीक है, ये होता है। अच्छा भाई, अब हम ज़रा एक दफ़ा बुक से पढ़ लेते हैं इसको। ये आ गया आपका रीएब्जॉर्प्शन। देखो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसके अंदर क्या एब्जॉर्ब हो रहा है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, वाटर और सॉल्ट एब्जॉर्ब होते हैं। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो है फिल्ट्रेट की वो किस में चली जाएगी, वो रीएब्जॉर्प्शन हो गया डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर। रीएब्जॉर्प्शन किसकी होगी, वाटर की। ठीक है, अच्छा ये जो होता है परमिएबल टू वाटर होता है। देखो अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये जो लूप ऑफ हेनले का जो डिसेंडिंग पार्ट है ना, ये सिर्फ वाटर को रीएब्जॉर्ब कर सकता है और सॉल्ट को रीएब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो आप बोलोगे ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है परमिएबल टू वाटर है। परमिएबल का मतलब होता है इजाज़त देना। परमिएबल का मतलब क्या है, इजाज़त देना। तो ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है ना, डिसेंडिंग लिम्ब, ये परमिएबल टू वाटर है, यानी ये सिर्फ पानी को इजाज़त देगी कि वो इसके अंदर से इसकी ये जो सेल्स हैं, ये जो इसकी लेयर है, इसके अंदर से निकल के बाहर चले जाए मेडुला में, लेकिन ये सॉल्ट को इजाज़त नहीं देगी। तो ये सॉल्ट से क्या है, सॉल्ट से इम्परमिएबल है, यानी कि सॉल्ट को इजाज़त नहीं दे रही, जबकि ये परमिएबल टू वाटर है, पानी को तो इजाज़त दे रही है। इसी तरह से असेंडिंग लिम्ब जो है ना वो इम्परमिएबल टू क्या है, वाटर, और क्या है, परमिएबल टू सॉल्ट। ये बुक में बात लिखी हुई थी इसलिए आपको ये क्लियर कर दी। ठीक है, अच्छा हम बुक को पढ़ रहे थे ना, उसमें तो मैंने समझा दिया था। अच्छा भाई, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होगी सोडियम की, क्लोराइड आइंस की, किसके ज़रिए होगी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए। सोडियम और क्लोराइड आइंस जो है मूव कर जाएंगे फिल्ट्रेट से और किस में इंटर हो जाएंगे, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। ठीक है, जिसके ज़रिए ये ब्लड में ले लिए जाएंगे। फिर ये जो फ्लूइड होगा ये असेंडिंग लिम्ब को छोड़ देगा, कलेक्टेड बाय डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर क्या होगा कि बहुत सारे सॉल्ट्स वगैरह को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, किसकी इन्फ्लुएंस में, हार्मोन की। ये फिल्ट्रेट जो होगा अब ये तकरीबन यूरिन बन चुका होगा जो कलेक्टिंग डक्ट में चला जाएगा। इसको एक दफ़ा पढ़ लेना। और यहाँ पे देखो मैंने बताया था कि ये जो है ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, इसके अंदर से ये काम का पार्टिकल है, ये यहाँ पर आया, समझो ये जो है ये है कैल्शियम के आइंस हैं। ठीक है, ये यहाँ पर आए, आने के बाद सेल से आए इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। ये जो ये एम्प्टी जगह है ना, इन दोनों के दरमियान का फासला, ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। और फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड से किस में चलेगा, ब्लड में चलेगा, जो आपके यहाँ पर बुक में लिखा हुआ भी है। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। सोडियम एंड क्लोराइड जो है वो मूव कर जाएंगे फिल्ट्रेट में और इंटर हो जाएंगे किस में, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, वेयर दे आर टेकन अप बाय द ब्लड। ठीक है, जो फ्लूइड जो है ना वो लीव कर देगा किसको, असेंडिंग लिम्ब को। सही है, अब ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा असेंडिंग लिम्ब से डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का अंदर। वहाँ पर क्या होगा, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर कुछ सॉल्ट्स और वाटर को एब्जॉर्ब किया जाएगा हार्मोन्स की इन्फ्लुएंस में। अब हम इसको आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा जी, ट्यूब्यूलर सिक्रीशन, अब ये तीसरा रहेगा। इसके अंदर क्या होता है, ट्यूब्यूलर सिक्रीशन का मतलब है कि ट्यूब्स के अंदर जो सिक्रीशन हो रही है।
इसमें देखो ट्यूब्यूलर सिक्रीशन में सबसे पहले डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के अंदर क्या होगा, देखो अब क्या होगा ट्यूब्यूलर सिक्रीशन को समझना। जो आपका प्रॉक्सिमल और कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है ना, ठीक है, अब इसके अंदर कुछ पॉइजनस सब्सटेंस नहीं जा सके। क्यों नहीं जा सके? उनका साइज बड़ा था और क्या कहते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, तो वो अभी ब्लड में ही मौजूद है। तो क्या होगा कि वो यहाँ से देखो, इस वाली पिक्चर से समझना कहाँ है, हाँ यहाँ देखो, ये आपकी ब्लड जा रही है, रेड कलर की जो है आपकी ब्लड की कैपिलरी है और ये आपकी प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है। अब ये एक नाइट्रोजिनस वेस्ट है, समझ लो यूरिया है जो आपके ब्लड में रह गया। तो ये जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल की दिख रहा, कौन सी जो क्या कहते हैं कैपिलरी है वो मौजूद होती है, बताओ, मैंने नाम बताया था, पेरीटिब्यूलर कैपिलरी। ठीक है, मैंने कहा था इसको PTCS से करके याद कर लेना। तो वो जो पेरीटिब्यूलर कैपिलरी है ना, इसके अंदर एक वेस्ट प्रोडक्ट रह गया है यूरिया, क्योंकि उसका साइज समझो बड़ा था तो इसलिए वो इसके अंदर रह गया। अब क्या होगा कि हम उसको लेकर आएंगे इसके अंदर प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के अंदर, ताकि वो यूरिया जो है वो किस में, कलेक्टिंग डक्ट में जाकर एक्सक्रीट आउट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ट्यूब्यूलर सिक्रीशन का मतलब क्या हो रहेगा कि प्रॉक्सिमल और कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल जो है ना, इसके अंदर कुछ पॉइजनस सब्सटेंस और नाइट्रोजिनस सब्सटेंस जैसे अमोनिया, यूरिक एसिड, ये सब कुछ लाया जाएगा। कहाँ से लाया जाएगा? ब्लड में से डायरेक्टली सिक्रीट किया जाएगा इसके अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए। नाइट्रोजिनस वेस्ट जो होते हैं ना, वो एडिड इसलिए किए जाते हैं, नाइट्रोजिनस वेस्ट आर एडिड इन द वे आर एक्चुअली द मॉलिक्यूल्स व्हिच एस्केप द फिल्ट्रेशन इन ग्लोमेरुलाई। जब ग्लोमेरुलाई के अंदर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन चल रही थी या नॉन सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन चल रही थी, तो क्या हुआ था कि कुछ ऐसे भी पार्टिकल्स थे जिसने इनको जो उसके अंदर से नहीं जा सके थे ग्लोमेरुलाई के अंदर से, तो वो अब एब्जॉर्ब होंगे, जिसके अंदर हाइड्रोजन और अमोनियम आयंस जो है ना, उनको सिक्रीट किया जाएगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर, और फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स के बाद किस में लाया जाएगा? डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के अंदर। देखो क्या होता है, अब यहाँ पे आ जाओ ज़रा, जो मैंने नोट्स बनाए। डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के अंदर हम लोग हाइड्रोजन, पोटेशियम और अमोनियम आयंस को लाएंगे। आपको पता है अमोनियम तो वैसे ही हमारे लिए नुकसानदेह, क्योंकि अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। अब पोटेशियम और हाइड्रोजन को भी लाया जाएगा। क्यों? देखो आपके ब्लड के अंदर पोटेशियम जो हाइड्रोजन जो है वो बहुत ज़्यादा है, समझो, यहाँ पे आ जाओ। ये है आपकी ब्लड कैपिलरी जिसके अंदर हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा है, ये हाइड्रोजन है सारे, सही है, ये हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा है। अब क्या होगा कि पीएच जो होती है ना आपकी, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है हाइड्रोजन आयंस के, सही है। तो अब क्या होगा कि भाई जब आपकी इसके अंदर ब्लड के अंदर हाइड्रोजन आयंस बढ़ना शुरू होंगे, तो आपको पता है पीएच कम होना शुरू होगी। आपके ब्लड की पीएच होती है 7.3 होती है मेरा ख्याल है। एक सेकेंड कोई नेट से देख भी लेते हैं, क्योंकि मुझे याद तो थी, लेकिन आजकल ना थोड़ा सा वो हो रहा है पीएच ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। नहीं 7.35, हाँ ये होती, देखो गई थी ना, ये 7.35 से लेकर 7.45 होती है। तो आपकी जो ये जो पीएच का लेवल है वो क्या आएगा? 7.3 है, समझ लो, ये याद रखो। तो 7.3 का मतलब है कि आपका जो पीएच लेवल है, तो ये जो 7.3 है ना, ये आपका किसका है? ब्लड का पीएच है। देखो 7 ऐसा पॉइंट है जो न्यूट्रल होता है। 7 से ऊपर जितना जाओगे 7.1, 7.3, 8, 9, 10, 11, 12 to 14, ये सब कहलाएगा बेसिक। और 7 से नीचे जितना जाओगे 5, 4, 3, 2, 1, ये सब क्या कहलाएगा? एसिडिक। ठीक है, तो अब होता क्या है, यहाँ पर देखो, इसके अंदर मैं दिखा भी दूँ,
अच्छा, इकरा इसके अंदर देखो, ये रहा आपका ब्लड। आपको आपके ब्लड की पीएच दिखा रहे हैं कि देखो 7 क्या होता है, न्यूट्रल होता है, और 7 से वाटर की पीएच है। अब ये याद रखना, तो मैं 2-3 पीएच बता रही हूँ ना, वो न्यूट्रल का मतलब होता है ना तो एसिडिक ना बेसिक, बल्कि न्यूट्रल है, बिल्कुल न्यूट्रल है। तो आप वाटर पीते हो ना, तो वाटर ना तो एसिडिक है ना बेसिक है, न्यूट्रल है, क्योंकि उसकी एग्जैक्ट 7 होती है पीएच। ब्लड जो होती है ना, इसकी होती है 7.3। ब्लड की क्या होती है, 7.3। तो अच्छा, इसकी याद रखना। फिर आपके अंदर जैसे आपका स्टमक है, उसके अंदर एसिड होते हैं, कुछ पेस्टिन वगैरह होते हैं, तो उनकी पीएच होती है। तो ये देखो, न्यूट्रल से नीचे जितना इस तरफ जाओगे एसिडिक है, इस तरफ जाओगे अल्कलाइन यानी बेसिक है। ठीक है, ये बात समझ आ गई? नहीं आई हो तो मुझसे पूछ लेना। अच्छा जी, तो मैं आपको बता रही थी कि अब क्या हुआ, आपकी जो ब्लड कहेगा इसके अंदर हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होगा। हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होने का मतलब है कि पीएच जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है किसके, हाइड्रोजन आयंस की। अगर आपकी बॉडी के अंदर हाइड्रोजन की तादाद बढ़ गई है ब्लड के अंदर, तो पीएच आपका कम हो जाएगा। यानी कि आपका पीएच है ब्लड का 7.3, अब हाइड्रोजन बढ़ गई तो क्या होगा, पीएच कम होकर किस पे हो जाएगा, कभी 6 पे आ जाएगा, कभी 5 पे आ जाएगा, कभी 4 पे आ जाएगा। तो वो कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। एसिडिक तो आपके लिए नुकसानदेह हो जाएगा। समझ आएगी बात? तो क्या किया जाता है कि ब्लड के अंदर, ब्लड कैपिलरीज के अंदर जो हाइड्रोजन आयंस रह जाते हैं, उनको, पोटेशियम को, अमोनियम को दोबारा से प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में लाया जाता है कि ताकि हम उनको बॉडी में से निकाल सकें। ठीक है, इसके अंदर आप ये पढ़ लेना। अच्छा भाई, काउंटर करंट सिस्टम। आपके अंदर काउंटर करंट एक्सचेंज होते हैं ना, वो 2 किस्म के सिस्टम होते हैं। मेडुला के अंदर 2 किस्म के सिस्टम चल रहे होते हैं काउंटर करंट एक्सचेंज के। इसकी में देखो, इसकी शायद मैंने स्लाइड सेव की थी, हाँ ये रही, देखो काउंटर करंट एक्सचेंज का। अब मैं समझाती हूँ। काउंटर करंट एक्सचेंज को समझने से पहले यहाँ पर ये देखो, इसको पढ़ो थोड़ा सा कि वन ऑफ द काउंटर करंट इज टर्म्ड एज काउंटर करंट मल्टीप्लायर। 2 किस्म के काउंटर करंट एक्सचेंज आपकी बॉडी के अंदर सिस्टम चल रहे हैं। आपकी बॉडी के अंदर काउंटर करंट एक्सचेंज है जो 2 किस्म के सिस्टम होते हैं। एक होता है काउंटर करंट मल्टीप्लायर और एक होता है काउंटर करंट एक्सचेंज। अच्छा जी, एक होता है काउंटर करंट मल्टीप्लायर और एक होता है काउंटर करंट एक्सचेंज। देखो दोबारा सुनो, आपकी बॉडी के अंदर एक सिस्टम है जिसको हम कह रहे हैं, नेफ्रॉन के अंदर एक सिस्टम है जिसको हम कह रहे हैं काउंटर करंट। इस काउंटर करंट की 2 टाइप्स है, एक काउंटर करंट मल्टीप्लायर है, एक काउंटर करंट एक्सचेंज है। काउंटर करंट मल्टीप्लायर कहाँ पर होगा, ये मौजूद होगा असेंडिंग लिम्ब और डिसेंडिंग लिम्ब में। यहाँ पर जो काम होगा ना काउंटर करंट का, वो होगा मल्टीप्लायर। देखो, काउंटर करंट से मुराद ये कि एक साथ ना 2-3 काम चल रहे होंगे, समझ लो, बस इतना समझो। अच्छा, और काउंटर करंट एक्सचेंज कहाँ पे हो रहा होगा, वाजा रेक्टा में। वाजा रेक्टा कहाँ पर होती है, वाजा रेक्टा मैंने बताया था ना, लूप ऑफ हेनले के पास एक कैपिलरी जारी होगी। कैपिलरी क्या होती है, खून की नाली, वो जारी होगी, उसको हम कहते हैं वाजा रेक्टा। ठीक है, ये इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर काउंटर करंट एक्सचेंज होगा। अब होता क्या है, अब आ जाओ यहाँ, देखो हुआ ये कि वाटर को एब्जॉर्ब किया गया, वाटर आ गया यहाँ पर, और यहाँ से आना शुरू हो गया सॉल्ट। अब क्या होगा, देखो वाटर भी आ रहा है, सॉल्ट भी आ रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये आइसोटोनिक टाइप सा इन्वायरमेंट हो जाएगा। अब भाई यहाँ से जब और वाटर आएगा ना, फिर वो उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा। क्यों नहीं एब्जॉर्ब करेगा, कि यहाँ पर पहले से वाटर और सॉल्ट मौजूद होंगे। अगर हम चाहते हैं कि हम और सॉल्ट को और वाटर को एब्जॉर्ब करते रहें ना, तो हमें इनकी कंसनट्रेशन को बैलेंस रखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि ये जो NaCl जो है ना, इसको उठाकर किस में डाल देंगे, ब्लड कैपिलरी के अंदर डाल देंगे। इसी तरह से वाटर जो है ना, इसको भी किसके अंदर डाल देंगे, ब्लड कैपिलरी के अंदर। तो ये मेड्यूला से ना NaCl, सॉल्ट और जो वाटर है, ये सब किस में चले जाएंगे, कैपिलरी के ज़रिए बाहर चले जाएंगे। तो क्या होगा कि कंसनट्रेशन दोबारा से मेंटेन हो जाएगी। अब इसको थोड़ा सा इसके अंदर पढ़ लो। काउंटर करंट, वन ऑफ द काउंटर करंट इज टर्म्ड एज काउंटर करंट multiplier in the loop of Henle. The counter current multiplier is involved in developing concentration of ions across the medulla. काउंटर करंट मल्टीप्लायर जो होता है ना, वो किस में होता है, ये देखो मैं बताया था, काउंटर करंट मल्टीप्लायर जो है ये आपकी लूप ऑफ हेनले में होगा। लूप ऑफ हेनले जो है वो क्या है, लूप ऑफ हेनले की 2 लिम्स होती है, एक असेंडिंग एक डिसेंडिंग लिम्ब। और लूप ऑफ हेनले के गिर्द जो कैपिलरी जा रही है वो क्या है, वाजा रेक्टा, जहाँ पे काउंटर करंट एक्सचेंज होगा। ठीक है, अच्छा जी, अब देखो काउंटर करंट मल्टीप्लायर जो होता है उससे क्या करते हैं हम लोग, आयंस की कंसनट्रेशन को नॉर्मल कर देंगे।
जब आइसोटोनिक फिल्ट्रेट यानी ऐसा फिल्ट्रेट जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में आएगा तो हम उसमें से पानी को एब्जॉर्ब कर लेंगे, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हो जाएगी। और जो फिल्टर आ रहा होगा ना डिसेंडिंग लिम्ब में वो आइसोटोनिक होगा, यानी उसके अंदर वाटर और सॉल्ट दोनों बराबर हैं। लेकिन जब वो डिसेंडिंग लिम्ब में आता है तो हम उसमें से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगे तो पीछे क्या बच जाएगा, सॉल्ट बच जाएगा। तो वो कैसा हो जाएगा, हाइपरटोनिक हो जाएगा। ठीक है, तो कैसा हो जाएगा, हाइपरटोनिक हो जाएगा। फिर जैसे ही वो असेंडिंग लिम्ब में आएगा तो क्या होगा, सोडियम और क्लोराइड को दोबारा से क्या किया जाएगा, उसके अंदर से फिल्टर कर लिया जाएगा, रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, रिमूव कर लिया जाएगा। तो फिर क्या होगा, जो हाइपरटोनिक था ना वो टर्न ऑफ होकर किस में हो जाएगा, हाइपोटोनिक हो जाएगा। क्योंकि अब तो सोडियम सॉल्ट वगैरह रिमूव कर दिए ना असेंडिंग लिम्ब से। फिर क्या होगा कि देखो, अगर ऐसा होगा तो वो तो जो क्या कहते हैं कंसंट्रेशन है, हाईएस्ट कंसंट्रेशन है सोल्यूट की सोडियम और यूरिया में ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, वाटर ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्ब होता रहेगा और सोडियम रीअब्जॉर्ब नहीं होगा और फिर ब्रस्ट हो सकती है किडनी। तो इस हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट की वजह से, क्योंकि अब बाहर तो सॉल्ट ज़्यादा आ गया ना, तो बाहर हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट हो गया, तो क्या होगा कि 90% ऑफ वाटर जो होता है ना उसका फिल्टर का, वो रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा दोबारा से। और क्या होगा, यूरिन जो होगा वो पास हो जाएगा बॉडी से बहुत हाइपरटोनिक होकर, यानी मेडुला के अंदर वो जो क्या कहते हैं यूरिया और कुछ सॉल्ट आ गए ना, वो क्या करेंगे, वो कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे। ठीक है, अच्छा, अब जो दूसरा काउंटर सिस्टम चल रहा होता है वाजा रेक्टा में, वो क्या होता है, वो ब्लड वेसल होती है। ठीक है, जो लूप ऑफ हेनले के पैरेलल चल रही होती है उसके साथ ही, जिसके अंदर से सिर्फ 1% जो ब्लड होगा ना वो किडनी में से फ्लो करेगा वाजा रेक्टा से और बहुत स्लो स्पीड में। तो ब्लड क्या करेगा, वाजा रेक्टा को हमने जब वाजा रेक्टा क्या करेगी, अपने अंदर सोडियम वगैरह इन सबको एब्जॉर्ब करती हुई ले जाएगी। अगर अब देखो हमें ना वाजा रेक्टा को ना ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी होगी उसकी नरिशमेंट के लिए, क्योंकि जो भी सेल होते हैं ना वो उनको जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगी ना वो काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम उनको क्या करते हैं, हम उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं उनकी नरिशमेंट के लिए। तो वो क्या करते हैं, वो वाटर जो एब्जॉर्ब होता है ना उसको फिल्टर करते हैं बिना किसी अफेक्ट किए हुए कंसंट्रेशन को किडनी की। ठीक है, अब ज़रा यहाँ आ जाओ, इसको देखो, मैंने एक बॉक्स जो था ना वो यहाँ पर ना छुड़वा दिया था। इस बॉक्स को समझ लो, कहाँ गया वो बॉक्स, ये वाला बॉक्स कह रही मैं। ठीक है, इस बॉक्स को समझो। ये रहा, देखो ब्लड हमारी बॉडी के अंदर टोटल कितना ब्लड है, 5 लीटर। और हमारी किडनी एक दिन में कितना ब्लड जो है वो फिल्टर करती है, 1000 से 2000 लीटर तक। यानी कि जो 5 लीटर ब्लड है ना ये किडनी से कितनी दफ़ा गुजरता है, 400 दफ़ा गुजरता है। ठीक है, अगर आप 2000 को 5 से डिवाइड कर दो, चलिए 5 × 5, 5 × 4 = 20 और 0, तो हमें पता चल गया कि जो 5 लीटर ब्लड है ये कितनी दफ़ा किडनी में से गुजर रहा है, 400 टाइम्स गुजर रहा है। ठीक है, अच्छा जी, फिर उसके अंदर नेफ्रॉन और किडनी, नेफ्रॉन के पास जो फिल्ट्रेट जाएगा ना वो 180 लीटर जाएगा, क्योंकि जब हाई प्रेशर जनरेट होगा ग्लोमेरुलस में तो कुछ उसके अंदर से फिल्ट्रेट जाएगा नेफ्रॉन के अंदर। तो नेफ्रॉन कितना फ़िल्टर करता है एक दिन के अंदर, 180 लीटर जो है वो फिल्ट्रेट करता है। और उसके अंदर से किडनी यूरिन कितना एक्सक्रीट करती है एक दिन में, सिर्फ 1 से 2 लीटर यूरिन करती है। वो किसकी वजह से होता है, वो ये काउंटर करंट एक्सचेंज वगैरह इन सब की वजह से होता है। इसको पढ़ो, हो सकता है काउंटर करंट समझने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हुई हो, लेकिन कोशिश करना कि थोड़ा बहुत समझ आए, नहीं आए तो मुझसे पूछना। अच्छा जी, अब बात करते हैं अडॉप्शंस ऑफ किडनी एंड अफेक्ट ऑफ हार्मोन ऑन इट। देखो इंसानों की जो किडनी है ना, अब वो थोड़ा सा ना उसके जिस हैबिटेट में वो रहता है ना उस हिसाब से होती है। देखो फॉर एग्जांपल हम इंसान ज़मीन पे पाए जाते हैं ना, तो हमें अपने बॉडी के अंदर पानी को ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो हमारी के जो नेफ्रॉन होता है ना उसका लूप ऑफ हेनले की जो लेंथ होती है ना वो बड़ी होती है। ठीक है, समझ आ रही है बात? अच्छा भाई, लेंथ बड़ी होती है तो जिस भी नेफ्रॉन की लूप ऑफ हेनले की लेंथ बड़ी होगी वो ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करेगा, और जिस नेफ्रॉन के लूप ऑफ हेनले की लेंथ कम होगी वो कम पानी एब्जॉर्ब करेगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन इज डिटरमाइंड बाय द लेंथ ऑफ लूप ऑफ हेनले। अगर लूप ऑफ हेनले बहुत बड़ा है तो यूरिन भी बहुत कंसनट्रेटेड आएगा, गाढ़ा आएगा, और उसके अंदर से बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। लेकिन अगर लूप ऑफ हेनले छोटा है तो पानी कम एब्जॉर्ब होगा, और क्या होगा कि वो पानी जो है वो
आपका क्या कहते हैं ज़्यादा उसमें क्या कहते हैं इतना ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं होगा, क्योंकि आप ऐसे इन्वायरमेंट में होगे ना। अब देखो हम इंसान ज़मीन पे पाए जाते हैं ना, तो हमारा लूप ऑफ हैंडने बड़ा होता है, जबकि वो जो मछलियाँ वगैरह इनका लूप ऑफ हैंडने छोटा होता है। हमने पढ़ा था किडनी के 2 पार्ट होते हैं, एक कॉर्टेक्स एक मेडुला। तो हमारा लूप ऑफ हैंडने इतना बड़ा होता है कि वो मेडुला में आ रहा होता है। लेकिन जो ऐसे एनिमल्स होते हैं जो पानी में पाए जाते हैं ना, उनका लूप ऑफ हैंडने छोटा होता है, जो सिर्फ कॉर्टेक्स में रहता है। इनको हम कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन, क्योंकि सिर्फ कॉर्टेक्स में ही शुरू होकर उसी में ख़त्म है। जबकि इसको हम कहते हैं जो जिसका लूप ऑफ हैंडने बड़ा होता है उनको हम कहते हैं जुगज़टा मेडुला नेफ्रॉन। जुगज़टा मेडुला नेफ्रॉन जो है वो आपके कॉर्टेक्स में भी आ रहा है और आपके मेडुला में भी आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, इसको पढ़ना, इसमें कुछ ना समझ आया तो मुझसे पूछना, जब तक देख लूँ। और कुछ इसमें है नहीं, इसको पढ़ो। अच्छा ये देखो, कलेक्टिंग डक्ट है, इसके अंदर जब यूरिन आ जाता है तो वो पेल्विस के ज़रिए देखा यहाँ से ड्रॉप हो जाता है, यहाँ से ड्रॉप होकर फिर वो जाता है यूरिटर में। तो ये जो है ना, ये आपके एक पिरामिड का स्ट्रक्चर है। तो इससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि पेल्विस का स्ट्रक्चर कैसे बन रहा होता है, ठीक है। अच्छा भाई, अब बात कर लेते हैं हार्मोन्स के अफेक्ट की। हार्मोन्स का इफेक्ट क्या होता है, देखो इसके अंदर एक ना क्या याद रखना है, इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। इसके अंदर 2 बातें याद रखनी है। नेफ्रॉन की किडनी के जो हार्मोन्स होते हैं, इनके से किडनी के जो नेफ्रॉन होते हैं उनके सिर्फ 2 टाइप्स है, एक जुगज़टा मेडुलरी नेफ्रॉन और एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन का लूप ऑफ हैंडने छोटा होता है और ये ज़्यादातर एक्वेटिक एनिमल्स में पाया जाता है जो पानी में होते हैं। और जुगज़टा मेडुलरी नेफ्रॉन जो है वो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, क्योंकि वो ज़मीन पे पाया जाता है। और लूप ऑफ हैंडने जितना ज़्यादा बड़ा होगा, पानी उतना ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा और यूरिन उतना गाढ़ा, उतना कंसनट्रेटेड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। बस इतना याद रखना है और कुछ नहीं याद करना है इसमें से, ठीक है। अब बात करते हैं हार्मोन्स का इफेक्ट किडनी के ऊपर। देखो कलेक्टिंग डक्ट्स जो होती है ना, उसके अंदर भी क्या होता है, वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है। बात मैंने बताई थी ना कि ये जो हमने उसके अंदर पढ़ा था मैट्रिक की बुक के अंदर कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसका एक दूसरा नाम होता है वेजोप्रेसिन, ठीक है। वेजोप्रेसिन और एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहाँ से रिलीज़ हो रही है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। ये तो मैंने उसके अंदर बहुत डिटेल में दिखाया था, ठीक है। ये सब आपको समझ आ रहा होगा। तो ये क्या करता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन आपकी बॉडी, आपके जो नेफ्रॉन है इसके पास आता है और कलेक्टिंग डक्ट के पास जाके कहता है कि पानी को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करो। ये कब होता है, डिहाइड्रेटिंग कंडीशन में ज़्यादा प्रोड्यूस होता है ADH, ठीक है। एक सेकेंड रुकना। अच्छा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन कब रिलीज़ होगा बच्चे, वो तब रिलीज़ होगा जब डिहाइड्रेटिंग कंडीशन होगी, सही है। किसके रेस्पॉन्स में कब एंटी डायूरेटिक हार्मोन का दूसरा नाम क्या आएगा, वेजोप्रेसिन है। इसका काम क्या होगा, इसका काम होगा वाटर को रीअब्जॉर्ब करवाना है, किसके अंदर, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, ठीक है। अच्छा भाई, जो सोडियम आयन्स है उनकी कंसनट्रेशन को बॉडी फ्लूइड्स के अंदर मेंटेन रखना, मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो Na पॉजिटिव आयन्स होते हैं इनकी भी ज़रूरत होती है ना, तो इनको मेंटेन रखने के लिए हम एक किस्म का हार्मोन आता है हमारे पास हमारे नेफ्रॉन के बाद, जिसको हम कहते हैं एल्डोस्टेरोन, ठीक है। क्या होता है, एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन कहाँ से आता है, एड्रेनल कॉर्टेक्स के बाद से। अब ये ज़रा समझो, ये कल मैं बता रही थी कि किडनी है, इसके ऊपर एक छोटा सा एड्रेनल ग्लैंड मौजूद है, ये नज़र आ रहा है इस किस्म का। इस एड्रेनल ग्लैंड के 2 पार्ट है, एक तो ये कॉर्टेक्स वाला पार्ट है जो डार्क सा होगा, ठीक है, और एक मेडुला वाला पार्ट है। यानी कि एक जो है उसको हम कहेंगे एड्रेनल कॉर्टेक्स और एक को हम कहेंगे एड्रेनल मेडुला। अच्छा देखो, एक चीज़ अभी इससे क्या समझ आ रही है कि जो भी डार्क पार्ट होता है किसी भी हिस्से का, चाहे वो ये ग्लैंड देगा जिसके अंदर से हार्मोन रिलीज़ हो रहा है, चाहे इसका डार्क पार्ट हो, चाहे नेफ्रॉन वो किडनी के पिरामिड का डार्क पार्ट हो, तो उसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स। और जो लाइट पार्ट होता है उसको हम कहते हैं मेडुला। जैसे आपका दिमाग जो है इसके अंदर भी एक डार्क पार्ट होता है जिसको आप कॉर्टेक्स पढ़ते हो, और जो लाइट पार्ट होता है उसको आप मेडुला पढ़ते हो, ठीक है। ये आप लोग जब चैप्टर 3 में आओगे ना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, उसके अंदर डिटेल में पढ़ोगे। अच्छा भाई, कहाँ पढ़ते हैं हम थे यहाँ पर। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन होगी वाटर की कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। सोडियम आयन्स हैं वो बॉडी फ्लूइड से आएंगे और उसको कौन सा हार्मोन उसकी एब्जॉर्प्शन करवाएगा, एल्डोस्टेरोन।
इसके अलावा आपकी बॉडी के अंदर, आपके नेफ्रॉन के अंदर कैल्शियम आयंस को कौन सा हार्मोन एब्जॉर्ब करवाएगा? वो एब्जॉर्ब करवाएगा पैराथ हार्मोन। पैराथ हार्मोन को हम लोग पैराथायराइड हार्मोन भी कहते हैं। पैराथायराइड ग्लैंड से आता है। आपका जो नेक है ना, आपका गला, उसके अंदर एक बटरफ्लाई शेप का ना, ऐसे शेप का एक हार्मोन मौजूद, एक ग्लैंड मौजूद है। इस ग्लैंड का अगर आप, ये तो सामने का हिस्सा है ना, अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसके पीछे का हिस्सा देखो, तो उसके पीछे के हिस्से में आपको 4 छोटे छोटे से ग्लैंड्स नजर आएंगे। इन 4 छोटे छोटे ग्लैंड्स को हम कहते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। इसके अंदर से जो हार्मोन रिलीज होता है ना, हार्मोन इसके बाद से जो आता है वो पैराथ हार्मोन आता है, ठीक है। तो ये किसकी एब्जॉर्प्शन करवाता है? कैल्शियम आयंस की। तो अब याद रखना कि अगर पैराथ हार्मोन आ रहा है तो कैल्शियम आयंस को रीअब्जॉर्ब करवाएगा, एल्डोस्टेरोन आ रहा है तो सोडियम को करवाएगा, और अगर क्या कहते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन आ रहा है तो वाटर को रीअब्जॉर्ब करवाएगा। फॉर एग्जांपल आपकी जो बोन्स है ना, ठीक है, अगर आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी हो रही है तब भी यही पैराथ हार्मोन आपकी बोन्स के पास जाएगा और उसके अंदर से कैल्शियम निकाल कर आपकी बॉडी के जिस पार्ट को भी कैल्शियम की ज़रूरत होगी उसको कैल्शियम दे देगा। इसी तरह से अगर आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम बहुत ज़्यादा हो रहेगा तो यही पैराथ हार्मोन जाएगा और कैल्शियम को आपकी बोन्स के अंदर डिपॉजिट करवा देगा, जमा करवा देगा, ठीक है। यानी अगर आपने अभी एक हार्मोन पढ़ा पैराथ हार्मोन और आपको इसके 2-3 फंक्शंस पता चल गया, अब आप इसको कुछ चैप्टर 2 से लिंक भी कर सकती हो। चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था कैल्शियम आयंस रिलीज होते हैं। कैल्शियम आयंस मसल्स के लिए रिलीज होते हैं। क्यों रिलीज होते हैं? कि कैल्शियम आयंस जाते हैं और वो जो बाइंडिंग साइट होती है कि वहाँ पर अटैच होते हैं तो मसल्स जो है वो कांटेक्ट कर जाते हैं। ऐसे ही पढ़ा था हमने। तो अब आपको पता चला वहाँ पे कैल्शियम आयंस किस हार्मोन की वजह से आ रहे थे? पैराथ हार्मोन की वजह से आ रहे थे। अब हम निकालते हैं एक और चीज़ जो मैं नेट पर आपको सिखा दूँ। वाई वी एब्जॉर्ब Na आयंस। देखो ये इसलिए मैं बता रही हूँ कि कबाज़ औक़ात अगर मैं कोई चीज़ें नहीं बताऊँ ना तो उसको नेट पर जाओ, सर्च करो, थोड़ा सा पढ़ो, फिर कुछ क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछो। सोडियम क्यों हमारे लिए देखो इम्पॉर्टेंट होता है? हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। इसके अलावा वो आपकी किडनी के लिए एज ए न्यूट्रिएंट यानी कि उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, सही है। इसके अलावा सोडियम जो है अमाइनो एसिड, ग्लूकोज और वाटर जो होता है ना, इसको भी हम लोग हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें हम लोग ब्लड से एब्जॉर्ब करवाते हैं। तो ये क्या होता है कि देखो ये सारे आपके पास सोडियम आयंस के फंक्शन आ गए इतने सारे। तो ये सोडियम आयन जो है वो क्या है? ये एक एक्स्ट्रा सेलुलर कैटाइन है, पॉजिटिव आयन है, ठीक है, जो क्या करता है ये नर्वस और कार्डियक टिश्यू जो आप पढ़ेंगे ना, नर्वस सिस्टम अपना पढ़ेंगी तो उसके अंदर आप पढ़ेंगे कि जो सोडियम जो है वो आ रहा है और वो नर्व के अंदर जो है वो पॉजिटिव इन्वायरमेंट जनरेट करवा रहा है और बाहर नेगेटिव इन्वायरमेंट हुआ हुआ है, तो कब आपके इम्पल्स जो है वो जाएंगे, इस तरह से ये सारी चीज़ें आप तब पढ़ेंगी। तो आपको मैं दिखा रही हूँ कि सोडियम आयंस जो है उसको हम लोग क्यों रीएब्जॉर्ब कर रहे थे। ये क्वेश्चन आपके माइंड में उठना चाहिए। इसलिए रीएब्जॉर्ब कर रहे थे कि ताकि हम उसको अपने दिमाग के लिए भी यूज़ कर सकें, हमारी नर्व इम्पल्स के लिए भी, इसके अलावा किडनी के लिए भी, इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए भी। ये देखो जैसे यहाँ पे आपको इसके और फ़ायदे नज़र आ जाएंगे सोडियम के कि ये मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, अभी मैंने बताया था ना, सॉरी इसके अंदर मैंने आपको कैल्शियम का बताया था, ठीक है। जो प्रेजेंस होती है ना सोडियम आयंस की, वो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल के लिए एसेंशियल होती है। क्यों होती है? क्योंकि मसल में क्या कहते हैं एनवायरनमेंट जनरेट करवाती है। अब वो जो है ना ये आपकी बुक में अभी फ़िलहाल नहीं आया है, इसको आप आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा ये आपकी बॉडी के अंदर एसिड बेसिड जो बैलेंस होता है उसको मेंटेन करवाती है। तो हर चीज़ का अलग अलग फ़ायदे हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन हो मुझसे पूछ लेना। अच्छा ये तो देखो समझ आ गया होगा ना कि किडनी कैसा ऑस्मोरेगुलेटरी और एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, क्योंकि मैंने अभी उसमें जब पढ़ाया था क्लास मैट्रिक का, तो इसको पढ़ना अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लेना, वरना मेरा ख्याल है कि उनका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, आपका आसान है। अब देखो हमारा जो कंपोजिशन होता है ना, ये एक ना चार्ट मौजूद है आपकी बुक में। ये एक हेल्दी पर्सन के यूरिन का लिया गया है चार्ट के, उसके यूरिन के अंदर क्या क्या मौजूद है। तो उसके यूरिन के अंदर 95% जो होता है वो वाटर होता है और 5% सॉलिड होता है। वो सॉलिड क्या होता है? वो यूरिया होता है, ठीक है, वो यूरिक एसिड होता है, वो क्रेटेनिन होता है, अमोनिया होता है, वो क्लोराइड होते हैं, वो सोडियम होते हैं, वो एक्स्ट्रा वाटर और ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसा आप इसके अंदर देखोगे 4 चीज़ों की कंसनट्रेशन याद रखना। वाटर कितना है? 95%। प्रोटीन कितना है? प्रोटीन और ग्लूकोज देखो 0% होता है आपके यूरिन के अंदर। अब देखो इससे हमें क्या पता चलता है, अगर किसी पर्सन के यूरिन के अंदर ग्लूकोज आ रहा है, ये एक बहुत अच्छी एग्जांपल है कि अगर किसी पर्सन के अंदर
किसी पर्सन के यूरिन के अंदर ग्लूकोज आ रहा है तो इसका मतलब है उसको डायबिटीज़ है। इसी तरह से अगर किसी पर्सन के यूरिन के अंदर प्रोटीन आ रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर कोई इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है। और इसका पीएच, नॉर्मल पीएच क्या होता है 5 होता है। अगर पीएच ज़्यादा या कम हो जाए ना यूरिन का तो बताइए क्या होता है, तो स्टोन्स बनना शुरू हो जाते हैं, पत्थर बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, पथरी हो जाती है। तो अब आप ये देखो कि जो एनालिसिस होता है कंपोजिशन का यूरिन की, वो इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों इम्पॉर्टेंट होता है? क्योंकि उससे आप क्या कर डिजीज़ कर सकते हो, आप उससे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स का पता कर सकते हो, इन्फेक्शंस का पता कर सकते हो। इसके अलावा आप प्रेगनेंसी का पता कर सकते हो, क्योंकि आजकल क्या होता है कि यूरिन के ज़रिए लोग इस चीज़ का भी पता कर सकते हैं कि वो जो है वो इस टाइम क्या कहते हैं प्रेग्नेंट है या नहीं है, ठीक है, यानी प्रेगनेंसी का पता करना। इसके अलावा किडनी की डिजीज़ का, कि आपकी किडनी में स्टोन है या नहीं, क्योंकि क्या होता है कुछ लोगों की किडनी में स्टोन होता है ना, तो बाज़ औक़ात उनकी यूरिन के अंदर पस आना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ लोगों के जो यूरिन होता है उसके अंदर प्रोटीन आना शुरू हो जाता है, यानी उनके अंदर इन्फेक्शन हो रहा है। कुछ लोगों की यूरिन के अंदर ब्लड आना शुरू हो जाता है, तो ये कैंसर वगैरह को भी लीड करते हैं। समझ आ रही है बात? अच्छा जी, ये सारा हमने पढ़ लिया। अब हमने जो किडनी प्रॉब्लम्स वगैरह हैं ये हम लोग उनके साथ पढ़ेंगे। 1 घंटे का लेक्चर हो गया, इसको मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ। फिर अब हमारा इस चैप्टर का बस एक छोटा सा पार्ट रह गया जो क्या है, जो किडनी स्टोन का। अच्छा, एक सारी चीज़ें मुझे पता है आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, लेकिन हो सकता है एक चीज़ में डिफ़िकल्टी हो जो तो सब बच्चों को होती है, वो ये होगा काउंटर करंट एक्सचेंज। कहाँ गया ये? इसको 2 से 3 दफ़ा पढ़ो, नहीं समझ आता मुझे बताना, मैं एक छोटी सी क्लिप दोबारा बनाऊंगी 4 से 5 मिनट की, उसको दोबारा समझाऊंगी, लेकिन पहले खुद से समझने की कोशिश करना, सही है।